अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपकी इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशन और बच्चों को बहुत परेशान भी करता है, लेकिन इंशाल्लाह आज आपकी सारी परेशानी खत्म होने वाली है। हम डिटेल से पढ़ेंगे पंक्चुएशन को भी, पंक्चुएशन के सारे मार्क्स को भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे इस एक वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सबसे पहले हम चलेंगे पंक्चुएशन की तरफ, देखेंगे पंक्चुएशन क्या होती है। इसके साथ फिर हर चीज को डिस्कस करने वाले हैं, कैपिटलाइजेशन को, फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है कॉलन और सेमी कॉलन, बच्चों को परेशान करते हैं। आज इंशाल्लाह परेशानी खत्म हो जाएगी। डैश और हाइफन को पढ़ेंगे डिटेल के साथ, देन कोटेशन मार्क्स को पढ़ेंगे। तो ये सारा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। अगर कुछ रह जाता है तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है सर इसके ऊपर भी वीडियो बनाए, ठीक है। सो आइए सबसे पहले पंक्चुएशन को डिस्कस करते हैं कि पंक्चुएशन क्या होती है। पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ सिंबल्स है या मार्क्स है। अब ये जो सेट ऑफ सिंबल्स और मार्क्स हैं ये क्या करते हैं, विच आर यूज टू क्लैरिफाई मीनिंग इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में जो मीनिंग लिखा गया है उसको क्लैरिफाई करते हैं, ऐसे ही नहीं कर देते। अभी हम उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, अगर पंक्चुएशन यूज करें तो क्या मीनिंग बनता है, ना करें तो क्या बनता है। तो एक्चुअली क्लैरिफाई जो कर रहे होते हैं ये यही मार्क्स और सिंबल्स करें, यानी वही पंक्चुएशन मार्क्स जिनको हमने डिस्कस कर लिया अभी। अच्छा, बाय सेपरेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स इनटू क्लॉजेस, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। तो पार्ट्स को सेपरेट करके उसको फुल ऑफ मीनिंग बना रहे होते हैं, पंक्चुएशन का ये जो सेट होता है, ठीक है। अब आपके सामने आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंसेस लिखे हैं दो, जरा ध्यान से पढ़ें। आई फाइंड इंस्पायरेशन इन कुकिंग माई फैमिली एंड माई डॉग। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आप पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये बन रहा है, आई फाइंड इंस्पिरेशन इन कुकिंग माय फैमिली। मैं अपनी फैमिली को कुक करके, अपने डॉग को जब कुक करता हूं, फैमिली को कुक करता हूं, डॉग को कुक करता हूं, तो मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है। हाय 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 हाय। तो अब ये तो मजे की बात नहीं ना हुई। अब देखिए, सिर्फ वही वर्ड्स, वही सब कुछ, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ पंक्चुएशन ऐड की है। आई फाइंड इंस्पायरेशन इन कुकिंग, एक चीज, माई फैमिली दूसरी चीज, एंड माई डॉग तीसरी चीज। तो आपने क्या किया, कुकिंग, फैमिली, डॉग को सेपरेट किया, तो मजेदार सेंटेंस बन गया। अब फुल ऑफ सेंस बन गया। अब ऊपर वाला इनसेंसिबल, सेंसलेस सेंटेंस बन रहा था कि उसमें फैमिली को कुक करता हूं और डॉग को कुक करता हूं तो मुझे इंस्पायरेशन मिलती है। तो वो अजीब बात नहीं लग रही है आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कौन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, पंक्चुएशन मार्क्स डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जहां पे आप अपनी फैमिली को देग में रख के पकाने लगे थे, वहां पे आपने फैमिली से भी इंस्पायरेशन ली, कुकिंग से भी ली और डॉग से भी ली। सो ये आपका एक सेंटेंस। अभी और मजे का सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, लेट्स लर्न स्टूडेंट्स। अगर आप इस सेंटेंस को देखें विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स जो आपको यूज हुआ है, वैसे तो इसमें भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं, लेकिन देखें इसका मीनिंग क्या बनता है, लेट्स लर्न स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स को लर्न करते हैं। अजीब नहीं बन रहा। अब ये देखो, लेट्स लर्न, आओ सीखते हैं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लेट्स लर्न, स्टूडेंट्स लेट्स लर्न, बच्चों आओ सीखते हैं, ठीक है। तो एक पंक्चुएशन मार्क, सिर्फ एक कोमा कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। एक और सेंटेंस देखो, आपके लिए मजे मजे के सेंटेंसेस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवलर्स वरी अबाउट देयर लगेज। अब इसमें दोनों में पंक्चुएशन मार्क है, एक में टाइम के बाद है और एक में ट्रेवलर्स के बाद है। तो जमीन आसमान का फर्क पड़ने लगा आपके सामने। मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा अब कौन है जी, ट्रेवलर्स वरी अबाउट देयर लगेज। इसका मतलब है कौन वरी हो रहा है, ट्रेवलर्स वरी हो रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवलर्स, अब यहां पे टाइम ट्रेवलर्स की बात हो रही है, वरी अबाउट देयर लगेज। इसका मतलब क्या है, कौन है, टाइम ट्रेवलर्स वरी करते हैं। ऊपर है कि सारे ट्रेवलर्स वरी करते हैं, परेशान होते हैं। नीचे है सिर्फ टाइम ट्रेवलर्स वरी करते हैं, जो टाइम ट्रेवल करते हैं। टाइम ट्रेवल तो अजीब सा बात सेंटेंस बनेगा कि टाइम में ट्रेवल करने वाले लोग टाइम में ट्रेवल नहीं करते। आपको टाइम में ट्रेवल करने के लिए टाइम ट्रेवलर इकट्ठा लिख दिया। यहां पे क्या बन रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम, इसको सेपरेट कर दिया, ट्रेवलर्स वरी अबाउट देयर लगेज। तो इसका मतलब है यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल द ट्रेवलर्स नाउ। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेवलर्स, ये वो लोग हैं जो टाइम ट्रेवलर्स हैं, जो टाइम में ट्रेवल करते हैं। सो एक कोमा टोटल मीनिंग उसका चेंज कर रहा है। आई एम सॉरी आई लव यू। हो, यानी मुझे अफसोस है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। पहले वाले का मतलब ये, आई एम सॉरी आई लव यू, और उसमें कोमा नहीं है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा, आई लव यू,
ठीक है, तो ये कोमा से आपने सेपरेट किया तो उसका मीनिंग ही चेंज हो गया सिर्फ एक कोमा लगाने से। ऊपर वाले में कि अफसोस कर रहे हैं कि आपको आपसे मोहब्बत है, और दूसरे वाले में उसका मीनिंग चेंज हो रहा है। सो वन कोमा कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। ये आपको पता चल गया कि एक कोमा से कितना बड़ा फर्क पड़ा है। तो पंक्चुएशन मार्क्स तो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और हर बार एग्जाम में एक एमसीक्यू लाजमी आता है, आपके पेपर में लाजमी आएगा पंक्चुएशन का। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, अब देखो हमने पंक्चुएशन को पढ़ लिया कि ये है क्या चीज। सेट ऑफ सिंबल्स है जो कि मीनिंगफुल बनाएगी सेंटेंस को, उसका मीनिंग क्लैरिफाई करेगी अगर आप यूज नहीं करेंगे। अभी आपने देख लिया अगर आप गलत जगह पे यूज करते हैं उसका गलत मीनिंग बनेगा, और ये सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स हैं जो उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। नाउ फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो कैपिटलाइजेशन है, बच्चों वाला ही आपको आता है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, बाकी आपने देखनी है जो आपने रिवाइज करनी है एक्चुअली। तो ये देखो ये 8 रूल्स हैं इसके बच्चों वाले। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, किसको नहीं पता होगा कि फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल। किसको नहीं पता होगा कि आई हमेशा कैपिटल होता है, चाहे शुरू में आए, दरमियान में आए या लास्ट में आए, आई इज ऑलवेज कैपिटल। किसको नहीं पता कि आपका नाम, आपके अब्बा का नाम, आपके शहर का नाम, आपकी अम्मा का नाम, आपके भाई का नाम, बहना का नाम, खालू का नाम, मामू का नाम, चचा का नाम, सबका नाम, या शहर का नाम, मुल्क का नाम, प्रॉपर नाउन्स हैं, इनको आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। कंपाउंड प्रॉपर नाउन्स अगर वही नाम पूरा लिख देते हैं, या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी 4-5 वर्ड मिलके एक नाउन बनाते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा सबका। एक्रोनिम्स, अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को कंप्रेस करके लिखा है, वन वर्ड को शॉर्ट नहीं किया, 2-3 वर्ड्स एक नाम के अंदर आ रहे थे, आपने हर वर्ड के पहला लेटर या पहले 2 लेटर को लेके एक नया नाम बना दिया, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो ये एक नाम बन गया, इसमें सारे लेटर्स कैपिटल होंगे। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना एब्रीविएशन के साथ, तो एब्रीविएशन को भी आगे जाके पढ़ेंगे फुल स्टॉप में। अच्छा, टाइटल्स प्लस नेम्स आ जाए तो टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। वैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसिज स्मॉल होगा, लेकिन टाइटल प्लस नेम आएगा तो कैपिटल होगा। इसको डिटेल से पढ़ते हैं अभी। नेम ऑफ डेज एंड मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या संडे, मंडे, ट्यूसडे कैपिटल होंगे। टाइटल ऑफ बुक्स एंड टॉपिक्स हमेशा कैपिटल होंगे। ये तो मैंने आपको एक बिग पिक्चर दिखाई है कैपिटलाइजेशन की। बारी बारी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस। बड़ी आसान सी बात देखिए, फर्स्ट लेटर कोई भी हो, प्रॉपर नाउन हो या ना हो, first letter is always capital. They are waiting for their turn. The doctor will attend the patient. First letter of the sentence is always capital. आगे चलते हैं। Subjective case of the first person, I. I हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो शुरू में आए, दरमियान में आए या एंड पे आए। I am fond of cooking. I हमेशा कैपिटल होगा। Ali is taller than I. I हमेशा कैपिटल होगा। You and I आर फ्रेंड्स, आई हमेशा कैपिटल होगा। आई अगर अकेला ये लिखा आता है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3, प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन आपका नाम, आपके अब्बू का नाम, चाचू का नाम, खालू का नाम, मामू का नाम, सबका नाम, फर्स्ट लेटर कैपिटल। द प्रिंसिपल अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज टू यासीन, पर्सन का नाम है। द स्टूडेंट्स विजिटेड लाहौर जू, प्लेस का नेम है। ठीक है। ही बॉट मर्सिडीज, कार का नेम है। हिज फादर विल रिटर्न फ्रॉम दुबई, प्लेस का नेम है। और ये फेस्टिवल का नेम है। सो फेस्टिवल का नेम, ये नेम ऑफ कार मतलब नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ पर्सन। किसी की भी पर्सन, प्लेस, थिंग या फेस्टिवल का आप नाम रख देते हैं, नाम लिया जाए उसका, तो वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये बात बच्चों वाली थी। कंपाउंड प्रॉपर नाउन, इसका मतलब है 2-3-4 वर्ड्स हैं एक नाम के अंदर, तो उनका फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होने वाला है। द किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, आलिया हैज गॉट एडमिशन इन द किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। इमरान खान, अब ये देखें आई के, इमरान खान रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो TUNO, वैसे तो यूएनओ एक एक्रोनिम भी बन जाएगा, आगे जाके उसको देखेंगे। तो ये यूएनओ फर्स्ट लेटर कैपिटल, इमरान खान का आई के कैपिटल। आई के भी अब तो वैसे लोग लिखते हैं इमरान खान की शॉर्ट फॉर्म के लिए। सो आई होप कंपाउंड प्रॉपर नाउन आपको समझ आ गया कि अगर जैसे आप अपना नाम लिखो ना कमेंट सेक्शन में जाकर, लिख दो, क्या होगा यार, लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारे पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं एक का नाम लिख देता हूँ, जैसे वो मेरे ग्रुप की एडमिन भी है, हुरिया ईमान, हुरिया ईमान है। ठीक है। एच और ई कैपिटल है। ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट लेटर इनका, ये हुरिया का एच और ईमान का ई कैपिटल हो जाएगा। बिलाल और वड़ैच,
ठीक है, ये भी हमारा काफी अच्छा स्टूडेंट है। बी और डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लेटर को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, चाहे वो कंपाउंड हो। अकेला हुरिया आए, अकेलिया, अकेला ईमान आए, अकेला बिलाल आए, वो तो कैपिटल हो गई, लेकिन कंपाउंड आते हैं तब भी ये कैपिटल हो जाएंगे। एक्रोनिम्स को हमेशा आपने कैपिटल कर देना। एक्रोनिम क्या होते हैं, जब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड को इकट्ठा मिला के वन वर्ड कर दिया तो यूनिसेफ को कंप्लीट वर्ड बन गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ठीक है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी वापडा है, वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी वासा है। तो ये सारे नाम, इसके अलावा बेतहाशा और भी नाम होंगे, उनका फर्स्ट लेटर क्या होगा सबका, वो कंप्लीट नाम है तो फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल होगा। पूरा नाम है, एक्चुअली नाम बन जाता है ना, WHO नाम बन जाता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल और कमीशन, जो भी है PMDC, ठीक है। तो ये देखें, ये एक पूरा नाम बन गया PMDC। आप UHS, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, ठीक है, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसी तरह सजाम्बू है, ये सारे एक्रोनिम्स हो गए, आपको समझ आ गई। टाइटल प्लस नेम, टाइटल अकेला आता है मिस्टर, मिस, डॉक्टर, तो ये स्मॉल होंगे, लेकिन टाइटल के साथ नाम आ जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, मिस्टर अली, डॉक्टर मैसम, मिस ताहिरा। बात समझ आ गई, बच्चों वाली बात थी, आसान बात थी, समझ आ गई। नेम ऑफ डेज एंड मंथ बच्चों वाला है, वंस अगेन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो फर्स्ट लेटर कैपिटल ऑफ नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, बच्चों वाली बात है, समझ आ गई है, समझ आ जानी चाहिए। टाइटल ऑफ बुक्स एंड टॉपिक्स, तो किसी भी चीज का टाइटल लिखते हैं, बुक का हो या किसी चैप्टर का हो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। वदरिंग हाइट्स, अब ये एक टाइटल ऑफ बुक है, एमिली ब्रोंटे ने लिखा है, ये नॉवल का नाम है। स्टीफन लिकोक पोइट, वो राइटर का नेम है, इसने एक ऐसे लिखा है, माय फाइनेंशियल करियर, ठीक है। तो अब माय फाइनेंशियल करियर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर कैपिटल। वदरिंग हाइट्स बुक का नेम है, W और H कैपिटल। टाइम मिले तो ये नॉवल आप पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैपिटलाइजेशन के बाद अगला काम हमारा है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की भी किसको नहीं पता कि फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं, एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे क्या होता है अभी आगे जाके पढ़ेंगे। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टाइटल्स, टाइटल्स के साथ शॉर्ट फॉर्म, जैसे भी आपने मिस्टर देखा था, डॉक्टर देखा था, तो ये शॉर्ट फॉर्म के साथ आप जो है वो फुल स्टॉप यूज करेंगे। एट द एंड ऑफ एब्रीविएशन, एक ही वर्ड को स्क्वीज कर देना, एब्रीविएशन होता है, वो अभी डिटेल से पढ़ते हैं। एब्रीविएशन के साथ आप फुल स्टॉप यूज करेंगे। ईमेल एड्रेसेस और वेबसाइट्स में भी आप फुल स्टॉप यूज करेंगे। सो आइए सबसे पहले फुल स्टॉप देखते हैं। एट द एंड ऑफ सेंटेंस, आई हैव फिनिश्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो ये देखें, ये एट द एंड ऑफ सेंटेंस आपने फुल स्टॉप यूज कर लिया। जवेरिया हैज लर्न द पॉइंट्स ऑफ हर स्पीच, आपने एट द एंड ऑफ सेंटेंस फुल स्टॉप यूज कर लिया, ठीक है। फुल स्टॉप यूज करते हैं एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेटिव हो। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैं आपको फौरी सजेस्ट करूंगा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले टॉपिक में जाके, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वाले टॉपिक में जाके पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि डिक्लेरेटिव के एंड पे हमने फुल स्टॉप को यूज करना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, स्पेशली फॉर नम्स। अच्छा आगे चले, तो ये है डू नॉट स्मोक, डिक्लेरेटिव भी आ गया और इंपेरेटिव भी आ गया। सो इंपेरेटिव के साथ भी आप फुल स्टॉप यूज कर रहे हैं। अच्छा, एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है, व्हाट आर यू लर्निंग, आर यू हैप्पी, हैव यू डन योर वर्क, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर ये हो वारिस आस्क मी, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कोई भी हो, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चाहे फीलिंग एक्सप्रेस की जा रही हो, चाहे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के एंड के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, जैसे देखें, वारिस आस्क मी व्हाट आई वाज डूइंग एट कॉलेज। अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये होता है। अब जब ये स्ट्रक्चर ही नहीं है तो एट द एंड ऑफ दिस सेंटेंस वी नीड टू प्लेस अ full stop, ठीक है। आई डोंट नो हाउ ही हैज पास द एंट्रेंस टेस्ट, दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस।
इट्स अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि आई डोंट नो हाउ ही पास द एंट्रेंस टेस्ट, ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये यहां पे हम जाके फुल स्टॉप मार्क कर दिया। आई होप ये बात आपको समझ आ गई है। इसको क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे बनेगा, हाउ हैज ही पास्ड द एंट्रेंस टेस्ट। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन, वाई सो डब्ल्यूएच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है और इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डब्ल्यूएच फैमिली से ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। दिस विल बी अ क्वेश्चन, दिस विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इट विल एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इट्स वेरी इजी कॉन्सेप्ट। वंस अगेन इसको भी देखिए, इफ यू वांट टू मेक दिस स्टेटमेंट अ क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट, हाउ वुड यू मेक इट, व्हाट वाज आई डूइंग एट college. Now, at the end of this statement, you need to place a question mark. Why so? WH family के फौरन बाद हमें नजर आ रहा है एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, सो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो मैंने ये फुल स्टॉप वाले दिखाए हैं, दीज आर इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। आई होप ये टू वाला पॉइंट आपको समझ आ गया है। और तीसरा पॉइंट देखें ताकि ये भी समझ आ जाए, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स इफ दे हैड डन देयर वर्क। तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके एंड पे फुल स्टॉप आएगा। अगर आप इसको क्वेश्चन बनाना चाहते तो आप ये कहते हैव यू डन योर वर्क। तो असल में ये इनडायरेक्ट किया गया, इसका इनडायरेक्ट किया गया था, टीचर आस्क्ड और द टीचर सेड और आस्क्ड। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है हैव यू डन योर वर्क, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क इसके एंड पे आएगा। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आते तो मैं नरेशन पढ़ा चुका हूं यूट्यूब के चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं नरेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप उसको देख सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सो फुल स्टॉप का दूसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया। तीसरे की तरफ चले, शॉर्ट फॉर्म ऑफ टाइटल। किसी को आपने टाइटल डॉक्टर कहना है, मिस्टर कहना, देखो ये मिस्टर की शॉर्ट फॉर्म है, ये मिस की शॉर्ट फॉर्म है, ये डॉक्टर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब आपने किसी की शॉर्ट फॉर्म करनी है तो उसके साथ आपने फुल स्टॉप यूज कर लेना है, मिस्टर कामरान, डॉक्टर असलम। ठीक है, अब एब्रीविएशन आ गए, एक ही वर्ड को शॉर्ट करना है। अब एक्रोनिम था, लंबे को चार पांच वर्ड्स थे, हर वर्ड का फर्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO ले रहे थे आप। अब एब्रीविएशन में क्या होगा, एक ही वर्ड होगा, एक, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर का आपने क्या लिया, PROF डॉट लगा दिया, ये आपने एब्रीविएशन यूज किया है एक ही वर्ड का। आपके पास है वर्ड डॉक्टर, आपने इसको डॉक्टर DR डॉट लिख दिया, ये एक ही वर्ड गया। एटसेट्रा, एक लंबा वर्ड था, आपने उसको एटसेट्रा लिख के एक ही वर्ड फुल स्टॉप। एग्जाम्पल गिवन, दो वर्ड्स को शॉर्ट किया, एग्जाम्पल का ई, गिवन का जी, तो ई डॉट जी डॉट। लेकिन एटसेट्रा एक वर्ड होता है, उसका आपने सिंपल फर्स्ट आपने जो है वो इसको ले लिया। आई होप आपको समझ आ गई एब्रीविएशंस में क्या डिफरेंस है। एटसेट्रा, एग्जाम्पल गिवन में ये एग्जाम्पल, एग्जाम्पल गिवन यूं लिखा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप AM लिखते हैं और PM लिखते हैं तो एंटी मोरिडियम, पोस्ट मोरिडियम, जो टाइम के लिए एंटी मोरिडियम, पोस्ट मोरिडियम। और फिर AD लिखते हैं एनो डोमिनी एंड बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी, ये जो आपका टाइम चल रहा है 2025, दिस इज कॉल्ड एनो डोमिनी। और बिफोर क्राइस्ट वो जो पीछे को कैलेंडर चलता है। सो ये बैकवर्ड कैलेंडर कह लें या बिफोर क्राइस्ट कह लें। ठीक है, BC स्टैंड फॉर बैकवर्ड कैलेंडर और बिफोर क्राइस्ट, बैकवर्ड कैलेंडर और बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी एडवांसिंग एज, एडवांसिंग एज। तो ये एक्चुअली क्या है, A डॉट D डॉट, ये एब्रीविएशन होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है, समझ आ गई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद। ईमेल एड्रेसेस आप जो यूज करते हैं, PMDC.PK, ये तो बच्चों वाला, इसका वैसे आप MD कैट में इतना यूसेज आना नहीं है। तो यहां देखें, ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप आपने यूज कर लिया। तो फुल स्टॉप यूज करते हैं एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और जब आपने एंड ऑफ सेंटेंस यूज करना है तो फिर देखो P और ये, इसमें कोई स्पेस नहीं लगानी, यानी लास्ट लेटर में और फुल स्टॉप में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट सेंटेंस जब लिखेंगे तो वन स्पेस आपने देख लिखना है। ये नहीं है कि नेक्स्ट सेंटेंस फौरन उसके ऊपर से आप शुरू कर दें, नहीं, आप इतनी स्पेस देंगे जितनी ये स्पेस नजर आ रही है।
वन स्पेस दे के आप इससे आगे स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेंटेंस। ये भी बच्चों वाली बात है, ये भी आपको पता है, ये तो राइटिंग के लिए रूल्स है, एमसीक्यूज में तो इस तरह की बात आएगी नहीं। द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी कैपिटल, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। लो बच्चों, हम तीन चीजें पढ़ ली है, पंक्चुएशन क्या होती है, कैपिटलाइजेशन को पढ़ लिया, फुल स्टॉप। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन मार्क एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट कैसे है? क्वेश्चन मार्क इज यूज एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस, तीन तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर यस या नो में बनता है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब। ये वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है तो लगा दें ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चंस दैट नीड डिटेल आंसर, दे ऑलवेज स्टार्ट विद डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड। उसके बाद ये स्टेटमेंट यहां पे कॉपी पेस्ट कर दे, डब्ल्यूएच फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप। तो ये आपका बन गया क्वेश्चन मार्क, जो कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि डिटेल आंसर मांगते हैं। टैग क्वेश्चंस की बात की जाए तो हाफ स्टेटमेंट होती है, हाफ क्वेश्चन, और हाफ क्वेश्चन जब एंड होगा उसके साथ आप टैग लगाएंगे यानी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आइए इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो कंफर्मेशन मांगता है, इट मस्ट स्टार्ट विद अ हेल्पिंग वर्ब, देन देयर इज अ सब्जेक्ट, देन देयर इज वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड यू नीड टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपके सामने आ गया। हैव यू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल फॉर पंक्चुएशन? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। डू, सब ये हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, रिस्पेक्ट वर्ब, योर एल्डर्स ऑब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, दे एनीथिंग कंफ्यूजिंग, और आगे बाकी सारा स्ट्रक्चर उसी को फॉलो कर रहा है। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टूड दैट एनी क्वेश्चन दैट स्टार्ट्स विद अ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, कैन, will, would, any question that starts with the helping verb or modal verb should end with a question mark। लो जी, ये बात समझ में आ गई। वो वाले क्वेश्चंस जो डिटेल मांग रहे होते हैं, दीज क्वेश्चन स्टार्ट विद द डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, आफ्टर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड यू नीड अ हेल्पिंग वर्ब। वही वाला बात यार, ये देखो ये वाला पीछे वाला स्ट्रक्चर मैं कॉपी करने लगा हूं, इसको कॉपी करता हूं और इससे पहले मैं सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली का कोई वर्ड लगा देता हूं, बात हो जाएगी टू वाली कंप्लीट। कैसे? ये देखो, ये देखो, ठीक है। इसका मतलब ये है डब्ल्यू फैमिली के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, देन इट विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। हाउ हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक रूल्स फॉर पंक्चुएशन? Why do you respect your elders? Why is there anything confusing? And if you look at it rightly, क्या नजर आएगा? How have, why do, why is, डब्ल्यू फैमिली फौरन बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। And then we go to tag questions. Tag questions mean half statement, half question, half statement, half question mean यहां पे आपके पास स्टेटमेंट होगी, फिर आपके पास क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन के साथ आपने क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, होगा क्या कि आपने जो स्टेटमेंट लिखी है, अगर ये पॉजिटिव है तो आपको टैग क्वेश्चन के अंदर नोट यूज करना होता है, ठीक है। आई हैव गिवन यू योर ड्यू अमाउंट, इसमें पॉजिटिव है ना, यानी नो नेवर नोट यूज नहीं हुआ। टैग क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर नो नेवर नोट यूज नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर नो नेवर नोट यूज कहां होगा? क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। और ये हाफ स्टेटमेंट हाफ क्वेश्चन है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात बताने लगा हूं। आपने सेम हेल्पिंग वर्ब लिया, यानी सेम टेंस का हेल्पिंग वर्ब लिया, और फिर सेम सब्जेक्ट लिया, आपका क्वेश्चन बन गया। आई हैव गिवन यू योर ड्यू अमाउंट, हैवंट आई। आप इसी तरीके से कहते सकते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो अब देखो, एम को लेंगे आप, इसके साथ नोट लगाएंगे और सेम सब्जेक्ट ले लेंगे, एम नोट आर। शी इज वॉशिंग हर क्लोथ्स। तो कितना आसान हो गया। सेम आपने हेल्पिंग वर्ब लिया इज, इसके साथ नोट लगाया इज नोट, और सेम सब्जेक्ट को लिया इज नोट शी। अब शी की जगह अगर होता आयशा, आयशा इज वॉशिंग हर क्लॉथ्स, वॉशिंग हर क्लॉथ्स, तो सेम ही टैग बनता इज नॉट शी। इज नॉट शी को आप मिला के इजंट शी भी लिख सकते हैं, कंप्रेस करके उसमें आपने यूज कर लेनी है अपोस्ट्रोफी, ठीक है। सो आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो फिर आपने नोट यूज करना है टैग के अंदर, लेकिन अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, यानी स्टेटमेंट में नोट यूज हो जाए, तो फिर आप आगे टैग में नोट यूज नहीं करेंगे। शी डज नॉट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, डज शी? ही हैज नॉट ईटन
फूड। तो आपने सेम हेल्पिंग वर्ब लिया, अब नॉट यूज नहीं करेंगे क्योंकि नॉट पहले यूज हो गया है, हैज, और सेम आपने सब्जेक्ट लिया हैज ही, आपका टैग क्वेश्चन बन गया जिसमें आप एक्चुअली कंफर्मेशन ले रहे होते हो। उसने खाना नहीं कहा, क्या खा लिया है? इसका आंसर भी यस या नो में ही बनता है, ठीक है। सो ये वाले टैग क्वेश्चन आपको समझ आ गए। देयर इज अ बैग इन द क्लास इजंट देयर, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा। क्वेश्चन मार्क भी समझ आ गया। अपोस्ट्रोफी बहुत आसान पंक्चुएशन मार्क है, बड़ी इसमें आपके लिए आसानी होने वाली है। देखिए ये आपके सामने 6 रूल्स हैं लेकिन बड़े आसान हैं। अपोस्ट्रोफी में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ेंगे, फिर ये प्लूरल ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट को प्लूरल कैसे करना है ये पढ़ेंगे। फिर पोजेशन पोजेशन पोजेशन, तीन चीजों की पोजेशन, और फिर लास्ट में जाके वन का रूल पढ़ेंगे कि वन के साथ आप कैसे यूज करते हैं, यानी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं कि नहीं करते, प्रोनाउन का यूज पढ़ेंगे। तो ये वाले जो तीनों रूल्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं ये सारे पोजेशन के हैं, जिसमें अपोस्ट्रोफी और एस की हम वेरिएशंस को पढ़े होंगे जो हमने नाउन में भी पढ़ लिया है। तो नाउन अगर आपने नहीं पढ़ा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नाउन जाके लाजमी पढ़ें, उसके अंदर बड़ी डिटेल बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई गई हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाउन का लिंक भी ऐड करने वाला हूं। अब तक मैंने तीन चीजें बता दी कि मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का भी लिंक ऐड करूंगा, और इसके बाद जो जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई हैं उन सब का लिंक मैं इंशाल्लाह वहां पे ऐड कर दूंगा। अब अच्छा बच्चों, अब आगे देखते हैं अपोस्ट्रोफी यूज करनी है इन कॉन्ट्रैक्शन। नंबर 1 क्या नजर आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे करते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म है डू नॉट, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया डोंट, आपने ये वाला ओ खाया, स्पेस खत्म कर दी और मिला के लिख दिया। पहले देखो अगर अलग अलग लिखना है ना फॉर्मल राइटिंग में हम अलग अलग ही लिखते हैं, डू नॉट को हमने लिख दिया डोंट, ठीक है करेक्ट होगा। डज नॉट को हमने लिख दिया डजंट, हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट आरंट, विल और वुड नॉट को वोंट लिखते हैं। ये देखो इंपॉर्टेंट है। वॉज नॉट को वॉजेंट, वर नॉट को वरंट। अब आप देखिए कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म्स हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म सब के अंदर आपको कोमा नजर सॉरी स्पेस नजर आ रही है, सबके अंदर स्पेस नजर आ रही है। जब सबके अंदर आपको स्पेस नजर आ रही है तो सिर्फ एक वर्ड है कैन नॉट, इसको आप मिला के लिख सकते हैं और इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होती है बाय द वे, वो बनती है कैंट। बाकी जब भी आप डू नॉट लिखेंगे तो स्पेस के साथ ही लिखना है। खैर ये बात तो लिखते हुए हो रही होगी, अभी तो आपने चेक कर लेना जब आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। अच्छा बच्चों ये देखो सिर्फ नॉट वाले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, आई एम को आपने आम लिखा, यू आर को यूर लिखा, ही इज ही हैज ही वॉज को हीज हीज लिखा, और टेंस का कॉन्टेक्स्ट बताएगा कि ये ही है, ही हैज है या ही वॉज है। वी हैव को आपने वीव लिखा, आई शैल को आपने आयल लिखा, शी वुड को आपने शीड लिखा, दे आर को आपने देयर लिखा, शी विल को आपने शील लिखा, ही हैड को आपने हिड लिखा, ठीक है। अपोस्ट्रोफी का जो दूसरा रूल है, अपोस्ट्रोफी एंड एस इज यूज्ड टू मेक प्लूरल ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर। अब नंबर और अल्फाबेट, नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, और अल्फाबेट होते हैं ए बी सी डी ई एफ और आगे सो ऑन जी तक। अगर आपने इनको प्लूरल करना है, यानी अभी ए लेवल्स का रिजल्ट आया और आप मुझे बताना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो कि उसके सारे सब्जेक्ट में एज आए हैं, तो आप कहोगे ऑल एज, या आप कहोगे 5 एज आए हैं, 5 एज आए हैं, और 3 बीज आए हैं, 3 बीज आए हैं। तो अब आपने क्या किया, एज और बीज को प्लूरल किया। अफरीदी ने 10 छक्के मारे हैं, 12 चौके मारे हैं, तो छक्कों को आपने प्लूरल किया सिक्सेस और 4 को प्लूरल किया फोर्स। कैसे किया, अपोस्ट्रोफी एस लगा के अल्फाबेट और नंबर को आप प्लूरल कर सकते हो। अच्छा पॉइंट 3 पे चले, अपोस्ट्रोफी एंड एस इज यूज्ड टू टेल पोजेशन ऑफ द नाउन्स। अब नाउन जो के सिंगुलर नाउन है, एहसन के अब्बा, एहसन फादर, ये नाउन में मैंने पढ़ाया हुआ है, नाउन में ये बात मैंने पढ़ाई है। सिंगुलर नाउन चाहे वो एस से ही क्यों ना एंड हो रहा हो, जेम्स के अब्बा तो जेम्स इज फादर, ठीक है। सुंदस की अम्मा, सुंदस इज मदर। तो सिंगुलर नाउन के एंड पर आप पूरा अपोस्ट्रोफी और एस यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन के एंड पर हमेशा अपोस्ट्रोफी और एस पूरा ऐड करेंगे आप, ठीक है। चिप्स की वाइफ, ये चिप्स नाम है तो चिप्स इज वाइफ,
ठीक है, पूरा अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग इनटू नाउन्स। नाउन्स में हमने इसको डिस्कस किया था। ओनली अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू टेल पोजेशन ऑफ द प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस। अब ऐसे प्लूरल नाउन जो एस से एंड हो रहे हों, वो प्लूरल नाउन हो। पहली बात है वो प्लूरल हो। द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ न्यू जजेस कॉलोनी, जजेस को पहले करे प्लूरल, या मैं कहूं मैं 3 डॉक्टर्स के क्लिनिक गया, डॉक्टर्स, फिर उनके क्लिनिक्स भी क्या हो जाएंगे प्लूरल, क्योंकि पहले मैंने 3 डॉक्टर्स लिखा। 3 डॉक्टर्स का मतलब है डॉक्टर्स के साथ एस लगाकर उसको प्लूरल कर दो। डॉक्टर के साथ एस लगा के उसको डॉक्टर्स किया, 3 डॉक्टर्स, फिर क्लिनिक्स किया, तो क्लिनिक्स ये प्लूरल नाउन बन गया, यही डॉक्टर्स की वजह से। और फिर प्लूरल नाउन जो एस से एंड हो रहा हो उसके साथ अकेला अपोस्ट्रोफी यूज करना है, दैट्स इट। अच्छा, अपोस्ट्रोफी एंड एस इज यूज विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब देखो ना, इमरान खान कंपाउंड नाउन था, हुरिया ईमान था, बिलाल वड़ैच था, या मुकद्दस मुनीर है। तो आप जब पूरा एक नाम लिखते हैं, पूरे नाम के एंड पे अपोस्ट्रोफी एस आपने यूज करना है, एंड पे यूज करना है। ये नहीं है हुरिया और ईमान दोनों के साथ यूज कर लिया, नहीं, एंड पे यूज करना है। ही वॉज आस्किंग फॉर प्राइम मिनिस्टर्स हेल्पलाइन नंबर, ही डजंट लाइक हिज फादर इन लॉज एटीट्यूड। तो अपोस्ट्रोफी एस एंड पे लगेगा। इमरान खान का घर, इमरान खान हाउस, ठीक है, तो यह एंड पे लगेगा। मरियम नवाज शरीफ हाउस। तो अब ये 3 वर्ड्स हैं, मरियम, नवाज और शरीफ। तो अपोस्ट्रोफी एस सिर्फ शरीफ साहब के साथ ही लगेगा एंड पे, मरियम और नवाज के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। आते हैं वन प्रोनाउन, नो प्रोनाउन यूजेस अपोस्ट्रोफी, नो प्रोनाउन, माय, योर, हिज, हर, किसी के साथ भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करनी सिवाय वर्ड वन के। ये वन, उस्मान इज सिटिंग एट माई डेस्क, अगर आप लिखते हैं माइज, ये गलत हो जाएगा। वन शुड रिस्पेक्ट, हाँ वन के साथ यूज कर सकते हैं वंस पेरेंट्स, ठीक है। यू आर वेस्टिंग योर्स टाइम, तो ये योर्स गलत हो जाएगा। हमने कभी भी किसी भी प्रोनाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना सिवाय वर्ड वन के। वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट, लेकिन अगर मैं लिखता हूं अली तो मैं लिखूंगा अली शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स। अगर मैं यहां पे लिखता हूं समाविया, तो समाविया के लिए मुझे वर्ड चाहिए, समाविया शुड रिस्पेक्ट हर पेरेंट्स। अगर मैं लिखता हूं आई, तो मैं कहूंगा आई शुड रिस्पेक्ट माय पेरेंट्स। अगर मैं लिखता हूं वन, तो वन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, नहीं वंस पेरेंट्स। अब ये पास पेपर में भी स्टेटमेंट आई हुई है। सो अपोस्ट्रोफी हमने पढ़ ली, पंक्चुएशन पढ़ ली, कैपिटलाइजेशन पढ़ ली, फुल स्टॉप पढ़ लिया, क्वेश्चन मार्क पढ़ लिया, अपोस्ट्रोफी पढ़ ली, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आज जी आसान चीज की तरफ चलते हैं। जब आपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, यूज इट टू शो सरप्राइज, जॉय, एंगर, सोरो, एक्साइटमेंट, पेन, फियर। एंगर भी हो सकता है, फियर भी हो सकता है, पेन भी हो सकता है, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यार कितना प्यारा दिन है, ठीक है। ओ नो, आई फॉरगॉट माय वर्क, ओ नो। ऐसा वर्ड जो सरप्राइज, एंगर, शो, सोरो, एक्साइटमेंट, फियर, शॉकिंग, यानी इस तरह जितने भी आपके एक्सप्रेशन होते हैं ये शो कर रहे होंगे, इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपने ये होगा, तो फिर आपकी आंखें या ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, यानी इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो अल्लाह पाक ने आपको अता किए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। एकदम आप डर जाते हैं, अम्मी भाऊ, ठीक है, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चोट लगती है, आउच, चोट लगेगी तो आप ये तो नहीं कहोगे देखो मुझे मेरा हाथ कट गया, भैया आपको सरप्राइज, फियर, पेन, तकलीफ, आंसू, दर्द, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, और उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, हमें पता चल जाता है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। आपने एमडी कैट टॉप कर लिया तो आप क्या कहेंगे, यार मेरा एमडी कैट टॉप। आप प्लेन वर्ड में तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप एक्साइटेड होके बोलेंगे,
ठीक है, तो ये इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात भी है आफ्टर इंटरजेक्शंस, ओह, अलास, वाओ, हुआ, ब्रावो, आगास, ऐसे वर्ड्स जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करें उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। उन वर्ड्स के साथ भी आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग, अलास, ओए होए होए होए, ही फेल्ड द एग्जाम्स, तो आप ये वाली बात यूज कर रहे हैं इंटरजेक्शन यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए। सो हाफ ऑफ द लेक्चर इज डन। अब समझने के जो नेक्स्ट हाफ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लेक्चर। इसमें सारी चीजें बच्चों को कंफ्यूज करती हैं। अब जो पार्ट स्टार्ट होने लगा है, आपने शुरू वाला पार्ट पढ़ लिया, वो आसान था। अब जो पार्ट पढ़ने लगे इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान से मुझे सुनना है, एक्टिवेट हो जाए, अपनी गर्दन को जरा घुमा लें, और अगर आप थक गए हैं तो वीडियो को रोक के एक बार पानी पी लें और दोबारा ज्वाइन करें। और दोबारा ज्वाइन करने से पहले आप कोई मीम्स या वो जो रील्स मत देखना शुरू कर दीजिएगा, फिर लेक्चर भूल जाएं। और अगर आप कंटिन्यूटी में सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो अब देखते हैं कि कॉमा क्या करता है, देन इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास रह जाएंगी थोड़ी सी। कॉमा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए, इसके 8 रूल्स हैं, देख के घबराना नहीं है, आसान है। सबसे पहले अलाइक एंटिटीज को आपने सेपरेट करना है, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। उसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कोमा। कंपाउंड सेंटेंस में कैसे यूज करना है ये पढ़ाऊंगा। कंजंक्टिव एंड वर्ब में कैसे यूज करना है ये पढ़ाएंगे। रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट करने के लिए कैसे करना है। सेपरेट वोकेटिव्स, सेपरेट टैग क्वेश्चंस और सेपरेट नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी ब्रैकेटिंग कोमास, ऐसे कोमास जो ब्रैकेट की जगह यूज हो गए हैं, डबल कोमास। तो ये आपके सामने 8 रूल्स हैं। इसमें नंबर 1 हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कोमा का रूल। आइए जी देखिए, कोमा इज यूज टू सेपरेट अलाइक एंटिटीज, यानी जिसमें वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस, यानी कोऑर्डिनेशन, एक जैसी चीजों को आप सेपरेट करने के लिए कोमा यूज करते हैं। यहां देखिए 4 चीजें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। जब 3 एक जैसी चीजें, यानी 3 चीजें जो कि नाउन है और इंटायरली डिफरेंट है, अली कोई और है, अहमद कोई और है, असलम कोई और है, तो आप कोमा यूज करते हैं और एंड से पहले भी कोमा यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कोमा। ठीक है, तो अली, अहमद एंड असलम आर वर्किंग टुगेदर, इट मींस ये इंटायरली 3 डिफरेंट चीजें हैं। बिलाल इज इंटेलिजेंट भी है, शार्प भी है, एक्टिव भी है, तो आपने कोमा यूज किया। आई लाइक टू ईट, स्लीप एंड रिपीट, तो ये 3 वर्ब्स को आपने ज्वाइन किया तो कोमा यूज किया। माई ब्रदर स्पीक्स फ्लुएंटली, एफिशिएंटली एंड क्लियरली, तो 3 अलग अलग चीजों को जब आप ज्वाइन करते हैं आपको क्या यूज करना होता है, कोमा यूज करना होता है। लेकिन अगर कुछ दो चीजें एंड वाली एक ही जैसी हो, यानी एक डिश का नाम हो, फॉर एग्जाम्पल आई टेक अ जूस एंड एग एंड पराठा इन ब्रेकफास्ट। अब देखो, आपने जूस को सेपरेट किया, एग और पराठा को भी सेपरेट किया, लेकिन एग और पराठा एक्चुअली एक ही चीज का नाम था, इसलिए आपने जूस को कोमा एंड से पहले अब इसलिए कोमा नहीं लगाया गया क्योंकि एग और पराठा आप एक सैंडविच बना के या एक ही 1 यूनिट 1 डिश का नाम है कि पराठा अंडा आप खाते हैं, तो अब आप कोमा ना यूज करें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे अगर आप कोमा यूज नहीं करते, लेट्स सपोज अगर मैं ये वाला कोमा हटा देता हूं, इसका मतलब ये बनेगा अहमद और असलम एक ही चीज है, ये एक ही घराने में 1 यूनिट है। तो अगर आप इसमें कोमा यूज नहीं करेंगे, इसको हम 2 चीजें मानेंगे, ये 2 चीजें मानी जाएंगी, एक अली और अहमद असलम, ये 2 चीजें मानी जाएंगी। अगर आप इनको 3 या 3 से ज्यादा चीजें कंसीडर करवाना चाहते हैं, 3 या 3 से ज्यादा चीजें कंसीडर करवाना चाहते हैं, तो अली, अहमद, असलम, फिर आपको एंड से पहले ऑक्सफोर्ड कोमा यूज करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी वेल। कैसे, देखो, अब बिलाल इंटेलिजेंट भी है, शार्प भी है, एक्टिव भी है। आई लाइक टू ईट, स्लीप, रिपीट, 3 अलग अलग ये एक्शंस हैं। फ्लुएंटली, एफिशिएंटली, क्लियरली, 3 अलग अलग एडवर्ब हैं, तो आप एंड से पहले भी कोमा यूज कर रहे हैं। ये पहला रूल हो गया कोमा का। आई होप समझ आपको आ गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद कर देना। सेपरेट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंटेंस में चाहे डिपेंडेंट क्लॉज ही क्यों ना हो, डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए स्टार्ट में,
तब भी आप कोमा से, अगर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आए फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर आप कोमा यूज ना करें। लेकिन अगर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है वो डिपेंडेंट क्लॉज है जो स्टार्ट में आ रहा है, इफ, बिफोर, आफ्टर, ऑल्दो, दाओ, इवन, इवन इफ, सिंस, ये वाले वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो अब आपको कोमा प्लेस करना आवश्यक हो गया, कंपलसरी हो गया, लाजमी हो गया, जरूरी हो गया। ठीक है, आइए जरा देखते हैं कैसे। व्हेन माय फादर केम होम, ये डिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट में आ गया, कोमा से इसको आपने सेपरेट करना था। इफ यू वर्क हार्ड, डिपेंडेंट क्लोज स्टार्ट में आ गया, कोमा से आपने इसको सेपरेट करना था। डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट में आ गया, कोमा से आपने इसको सेपरेट करना है, ये कोमा का दूसरा रूल है। अच्छा, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म नहीं हुआ, इंट्रोडक्टरी पार्ट में हो सकता है इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो, आफ्टर पासिंग एमडी कैट स्टार्ट में आ गया, हालांकि इसको बाद में आना चाहिए था। तो अगर वो स्टार्ट में आ गया है तो आप उसको कोमा से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इन द लाइट ऑफ डे, याद रखिएगा इंट्रोडक्टरी पार्ट वो होता है अगर वो सेंटेंस के एंड पे आप आना, उसको सेंटेंस के एंड पर ही था, वो उसको उठा के आप स्टार्ट में लेंगे। जब आप उसको स्टार्ट में ले आपको उसको कोमा से सेपरेट करना है, मेन सेंटेंस से आप उसे कोमा से सेपरेट करेंगे। तो ऐसा पार्ट जो पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब कर रहा हो या सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, टीचिंग इंग्लिश, सर तनवीर टोल्ड अस अ स्टोरी। अब ये एक एपोजिटिव, वो जो सॉरी पार्टिसिपल फ्रेज है, ये पार्टिसिपल फ्रेज आ गया। अब ये इसको डिस्क्राइब कर रहा था, सर तनवीर को, तो ये क्या बन जाएगा, सर तनवीर टोल्ड अस, असल सेंटेंस है, सर तनवीर टोल्ड अस अ स्टोरी। तो ये जो टीचिंग इंग्लिश है ये एक्चुअली डिफाइन कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है सर तनवीर को। ठीक है, तो इसलिए इससे इसको सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमा। आफ्टर पासिंग एमडी कैट को आप सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा, इन द लाइट ऑफ डे को सेपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोमा। कोमा क्यों यूज किया जाता है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं, तो आगे आपको नजर आएगा कोमा का नेक्स्ट रूल, कंपाउंड सेंटेंस। याद करो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ना। जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ें और उनको जोड़ा आपने फैन बॉयज वाली कंजंक्शन से, फोर एंड, नोर, बट, और, येट, सो। इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसकी कंप्लीट समझ आ रही है, सर तनवीर हैज टॉट इंग्लिश, सर तनवीर हैज नॉट टेकन टेस्ट, दो पार्ट है, सर तनवीर हैज टॉट इंग्लिश, सर तनवीर हैज नॉट टेकन एनी टेस्ट। बट से इनको कनेक्ट कर दे, सर तनवीर हैज टॉट इंग्लिश बट सर तनवीर हैज नॉट, ही हैज नॉट टेकन एनी टेस्ट। ये दोनों इंडिपेंडेंट को जब आपने बट से जोड़ा तो बट से पहले कोमा लगाना है, बट से पहले कोमा लगाना है। ये देखो, आई एम स्टडिंग हार्ड, but my brother is playing in the playground. दो independent clauses, दो independent, IC मतलब independent clauses को आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सी मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ दिया तो पहले कोमा लगाना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स के बाद लाजमी कोमा लगेगा। ये बात सीखने के लिए ना, आफ्टर कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ये वाली बात सीखने के लिए आपने तीन स्ट्रक्चर याद रख लेने हैं। कंजंक्टिव एडवर्ब इफ इट कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो आपने कोमा लगा के बाद में आना ही आना है। सीए का मतलब है कंजंक्टिव एडवर्ब, इसको गाली नहीं, यार कई बच्चे इसको कंजर एडवर्ब कह देते हैं। अब याद रखने के लिए उन्होंने कहा होगा कि कंजर एडवर्ब, क्यों आपने गाली से जरूर याद करना है। आप बाद में कहेंगे सर तनवीर ने हमें कहा, मैं तो नहीं कह रहा, कई बच्चे कहते हैं सर हमें ये याद रहता है कंजर एडवर्ब से, और ये मैंने एडवर्ब्स में पढ़ाया हुआ है, ये मैंने कंजंक्शंस में भी पढ़ाया हुआ है। तो आप इसको एडवर्ब्स वाले टॉपिक में भी जाकर पढ़ सकते हैं और कंजंक्शंस वाले टॉपिक में भी जाकर पढ़ सकते हैं। इसको आपने कंजर नहीं कहना, आप इसको कंजंक्टिव एडवर्ब ही कहें। ठीक है, अच्छा, ये कौन कौन से होते हैं, हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, अदरवाइज, देयरफॉर, हेंस, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। ठीक है, इफ दे कम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू नीड टू सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ कोमा। इफ दे कम इनटू वन क्लॉज, एक ही क्लॉज यानी एक सेंटेंस के अंदर आ जाएं, एक ही सेंटेंस के अंदर यूं आए कि एक ही क्लॉज है तो पहले भी कोमा बाद में तो कोमा आएगा ही आएगा। And if they come in between two independent clauses, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पहले आपने कंजंक्टिव एडवर्ब के पहले कोमा और बाद, पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा लगाना।
पहले सेमीकोलन बाद में कोमा। सो क्या देखा आपने, बाद में कोमा आ ही रहा है, बाद में कोमा आ ही रहा है। कोमा इज यूज्ड आफ्टर कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कोमा इज यूज्ड आफ्टर कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये बात समझ में आ गई है। तो ये है कंजंक्टिव एडवर्ब, आपके फेवरेट कंजंक्टिव एडवर्ब्स, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली, हाउएवर, मोर ओवर, ऑल्सो, इंडीड, अदरवाइज, नॉनदलेस, नेवरदलेस, फर्दरमोर, फर्दरमोर रिपीट कर दिया, सब्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली, लाइकवाइज, स्टिल, कन्वर्सली, मीनवाइल, सिमिलरली, देयरफॉर, फाइनली, हेंस, देन, इंस्टेड, बिसाइड्स, दस। ये हैं कंजंक्टिव एडवर्ब्स। और करना क्या है, ये देखिए, इसके बाद आपने कोमा यूज करना है। यू मस्ट पास दिस टेस्ट, आई विल सेंड द रिपोर्ट एट योर होम, बाद में कोमा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है। आई शैल सेंड द रिपोर्ट एट योर होम, इंडिपेंडेंट है। पहले सेमी कोलन बाद में कोमा, बाद में कोमा आना चाहिए, ये भेद बात है। चौथा रूल आपको समझ आ गया। ये देखो, स्टार्ट में अगर आ जाता है तो कोमा से सेपरेट कर दो। एक ही सेंटेंस के बीच में आ रहा है, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस के बीच में नहीं आ रहा, पहले भी कोमा बाद में भी कोमा। तो सेपरेट रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच, तो बच्चों वाली बात है यार कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पहले आ रही है, आपने कोमा लगा के फिर रिपोर्टेड स्पीच यानी कोटेशन वाली बात लिखनी है। कैसे, ये देखो, अली सेड टू मी, कोमा लगाया, आई शैल हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ रही है, यानी यहां देखो, यहां पे तो ये कोटेशन वाली बात है, कोटेशन वाली बात को सेपरेट करना है तो आप कोमा से सेपरेट करेंगे। बच्चों वाली बात हो गई ना, ये तो आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट मैट्रिक्स से पढ़ते आ रहे हो। और अगर आप रिपोर्टेड बात को पहले ले आते हो, कोटेशन वाली बात को पहले ले आते हो, तो कोमा फिर अंदर चला जाएगा। आई शैल हेल्प यू इन अपकमिंग एग्जाम्स, अब कोमा अंदर रहेगा, कोटेशन मार्क से बाहर नहीं आएगा, अब ये अंदर रहेगा। इसको आपने याद कर लेना, सेड अली। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया कोमा का, कि अगर बाद में आ रही है, यानी ये रिपोर्टेड कोटेशन वाली मार्क्स बात बाद में आ रही है तो कोमा बाहर है, अगर पहले आ रही है तो कोमा अंदर होगा, ठीक है। सेपरेट वोकेटिव, वोकेटिव होता है किसी को बुलाना, अली, अहमद, बिलाल, उस्मान, जिब्रान, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। तो जब मैं उनको बुला रहा हूं वोकेटिव, तो मदर खाना पका दो, मैडम शुक्रिया, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, सर प्लीज रिपीट द पॉइंट। तो आपने सर कह के आगे उसके कोमा लगा के सारी बात को रिपीट कर दिया, सॉरी वो बात कर दी, तो इसको बोलते हैं वोकेटिव। थैंक यू मैम, इसको बोलेंगे वोकेटिव। वोकेटिव क्या होता है, बात को सेपरेट कर देना विद द हेल्प ऑफ कोमा, जिससे बुला रहे हो, ठीक है। वोकेटिव समझ आ गया। डिस्कोर्स मार्कर यानी ऐसे कुछ वर्ड जो आप ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, उनको सेपरेट करना चाहते हैं, क्योंकि पॉज होता है। कोमा इज अ स्मॉल पॉज, जहां पे आपने पॉज लेना है वहां कोमा लगा लेंगे, हल्का सा पॉज। ये फुल स्टॉप नहीं है, आप पूरा सांस नहीं ले रहे, हल्का सा रुकना चाहते हैं, कोमा लगा देंगे, ठीक है। टैग क्वेश्चंस का हमने पढ़ लिया, ये तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट करना है, जब भी आपने स्टेटमेंट को क्वेश्चन से, तो आपने कॉमा से सेपरेट करना है। शी इज योर टीचर, इजंट शी, अभी क्वेश्चन मार्क में मैंने ये बात आपको पढ़ाई है। दे आर नॉट वर्किंग नाउ, आर दे, कोमा लगा के आप उसको सेपरेट कर देते हैं। आई एम नॉट अनोइंग यू, एम आई। तो यहां ध्यान दीजिए, कोमा लगाकर आप उसको सेपरेट कर रहे हैं। टू सेपरेट नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर सेंटेंस में से निकाल दिया जाए तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है कि आप उसको पहले सोचो कि यार ये पार्ट को अगर सेंटेंस में से पूरे को रिमूव कर दिया जाए, डज द सेंटेंस स्टिल मेक सेंटेंस सेंस, अगर उसकी सेंस फिर भी बन रही है, देन वो जो पार्ट आपने रिमूव किया था, दैट इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल पार्ट। वो फ्रेज भी हो सकता है, वो अपोजिटिव फ्रेज, डिफाइनिंग फ्रेज, वो क्लॉज भी हो सकता है जो हु विच से हुज से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। आइए जरा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। नॉन एसेंशियल क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है। द एम्बुलेंस विच अराइव्ड जस्ट 5 मिनट्स टुक 3, अब इसको आप रिमूव करके पढ़ो तो सेंटेंस ये, द एम्बुलेंस टुक 3 पीपल टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। तो एक्चुअली जो नॉन एसेंशियल पार्ट था ये वाला, इसको आपने पहले और बाद में दो कोमा लगाने, जिसको ब्रैकेटिंग कोमा भी कहते हैं, ब्रैकेटिंग कोमा, ठीक है।
Comma is used to separate essential clause, is not used to separate essential clause. तो essential clause जैसे जिसके बगैर सेंटेंस अधूरा अधूरा लगता है, वो essential clause होता है this was the pen. अब आपको ये चाहिए ये वाला क्लॉज, अब आप इसको सेपरेट कोमा से नहीं कर सकते, ठीक है, तो यहां पे आपको कोमा नहीं लगाना। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं अली माय बेस्ट फ्रेंड हैज टॉप्ड द एग्जाम्स। अब सेंटेंस तो ये है अली हैज टॉप द एग्जाम। ये माय बेस्ट फ्रेंड क्या चीज है? ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस है जो सिर्फ अली को डिफाइन कर रहा है। कौन सा अली? माय बेस्ट फ्रेंड। तो इसको अपोजिटिव फ्रेज भी कहते हैं। फ्रेजेस मैंने पढ़ाए हुए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, जाके आप इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ी डिटेल से पढ़ाया गया है। सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है कि आप नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ सेंटेंस को कोमा से सेपरेट कर देंगे। तो अब हमारा अगला पार्ट है कॉलन, जिसमें हम सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, कोटेशन मार्क्स पढ़ते हैं। तो कॉलन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने जा रहा है आपकी पंक्चुएशन का। सबसे पहले जानते हैं कॉलन करता क्या है और होता क्या है। कॉलन, ये साइन आपने याद रख लेना है, और जा आपने देखना है कि ये साइन यूज होना चाहिए कि नहीं। तो बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कॉलन क्या ये वाली आवाज ऐड करता है इस सेंटेंस में। अगर इसकी जगह पर ये बोला जाए दैट इज या दैट आर फॉलोइंग, अगर ये बोल के सेंटेंस को पढ़ा जाए इसकी जगह पर और सेंटेंस की सेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कॉलन यूज होना है। ठीक है। सबसे पहले कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी है तो आपने कॉलन ही यूज करना है। किस तरह की लिस्ट, कैसे, वो अभी मैं आपको बताता हूं। कॉलन इज यूज टू इंडिकेट अ सबटाइटल और इंडिकेट अ डिवीजन ऑफ द टॉपिक। कॉलन इज ऑफन यूज टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच के लिए भी हम यूज करते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दो सेंटेंसेस, जब एक सेंटेंस दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी पहला सेंटेंस लिख दिया, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी हुई है, यानी एक्सप्लेनेशन आगे की तरफ पड़ी हुई है, तो हम कॉलन यूज करेंगे। कैसे करेंगे आइए अभी जरा देख लेते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं, लिस्ट इंट्रोड्यूस आपने करवानी है, कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। अब आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही हैज ईटन मैंगोस। अब लिस्ट तो ये भी है, मैंगोस, बनानास एंड एप्पल्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें अब आप कभी भी कॉलन नहीं यूज करेंगे। उसकी वजह क्या है कि ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन अगर ये होता ही हैज ईटन 3 फ्रूट्स और फ्रूट, अब आप दैट इज फॉलोइंग, इसके बाद अब आप लिस्ट देते, वो होती मैंगो, बनाना एंड एप्पल। ठीक है। तो अब आपने लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा दी। जब इसमें आप देखें दैट इज फॉलोइंग से सेंस भी बन जाएगी, ही हैज ईटन 3 फूड, दैट आर फॉलोइंग और दैट इज फॉलोइंग। जब सेंटेंस यहाँ पे हो रहा है और इसमें कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करवानी है तो वो आगे पड़ी हुई है, तो हम कॉलन का यूज करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो लिस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, तो फिर हमें कॉलन यूज करने की जरूरत नहीं है। यानी वर्ब ट्रांजिटिव था तो वर्ब के बाद आप कॉलन यूज करेंगे, तो ये एक एरर होगा। सिंपल सी बात है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं जो पास पेपर में आई है, ताकि आपको समझ आ जाए। आई हैव 3 पेट्स, अ डॉग, अ कैट एंड अ पैरट। इसको आपने पंक्चुएट करना है। तब तक मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव अ डॉग, अ कैट एंड अ पैरट। अब आप चेक करें कि जब मैंने लिखा आई हैव और आगे ऑब्जेक्ट है ना, अ डॉग, अ कैट एंड अ पैरट, तो ये पंक्चुएटेड है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब मैं यहां जाता हूं आई हैव 3 पेट्स, वो कौन से पेट्स हैं, लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा दें, दैट आर फॉलोइंग, तो यहां पे अब मुझे कॉलन यूज करना है। अ डॉग सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कोमा, अ कैट एंड अ पैरट, क्योंकि ये तीन अलग अलग चीजें हैं। तो डॉग, कैट, पैरट, कैट और पैरट एक ही चीज नहीं है। अगर एक ही चीज होती तो एंड से पहले कोमा ना आता। तो खैर यहां पे मैंने यूज किया है जो जब लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। और अगर एक और सेंटेंस की आप मुझे इजाजत देते हैं तो वो ये बनेगा, आई हैव विजिटेड 3 कंट्रीज, टर्की,
चाइना एंड फ्रांस। इसको आपने करना है पंक्चुएट। मैं उतनी देर तक ये लिख रहा हूं, आई हैव विजिटेड टर्की, चाइना एंड फ्रांस। देखिए, आई हैव विजिटेड टर्की लिखा, चाइना लिखा है, फ्रांस। विजिट के बाद टर्की, चाइना, फ्रांस लिख दिया, तो यहाँ पे कोई कॉलन यूज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा आई हैव विजिटेड 3 कंट्रीज, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसकी मैंने दैट इज फॉलोइंग, दैट आर फॉलोइंग, तो यहाँ पे अब मुझे कॉलन यूज करना पड़ा, टर्की, चाइना एंड फ्रांस। टर्की, चाइना एंड फ्रांस ये लिस्ट थी, तो मैंने वहां पे कोमा यूज कर दिया। आई होप कि पहला रूल आपको समझ आ गया, कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस लिस्ट। अब जरा एग्जांपल्स देखते जाइएगा, आपको सारी लिस्ट की एग्जांपल समझ आ जाएगी। देयर आर 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 3 मेन रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज फॉलोइंग। कौन सी है वो 3 रीजंस? लीडरशिप, डिटर्मिनेशन एंड गोल। यहाँ पे एंड आपने यूज कर, डिटर्मिनेशन गोल एक्चुअली आपने क्या कर दिया, वो 1 यूनिट था तो एंड यूज, कोमा यूज नहीं हुआ। अगर 3 अलग अलग चीजें हैं, जैसे यहाँ पे 3 मेन रीजन लिखा है, तो फिर एंड से पहले हम कोमा यूज करेंगे। आई नीड द फॉलोइंग। अब आप कौन सी चीजें, सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, कौन सी है? ब्रेड, बटर एंड मिल्क। शी enjoys 3 sports, कौन सी? टेनिस, क्रिकेट एंड स्विमिंग। फिर द स्कूल ऑफर्स these subjects, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। Our picnic basket contained what? Sandwiches, juices, fruits, and chips. ठीक है? He spent his holidays in 3 places, Murray, Naran, and Kagan. तो अब आप देखें क्या किया आपने, जब आप लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो आप कॉलन का यूज कर रहे हैं, और इस इतनी ज्यादा मैंने आपके सामने एग्जांपल दे दिए हैं, और ये एग्जांपल आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे चले तो आगे है, कॉलन इज यूज्ड टू इंडिकेट सबटाइटल डिवीजन को जब आपने करना हो लाइफ इन अ बिग सिटी या पब्लिक सर्वे, तो आपने मेन टॉपिक को जब आपने स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। ठीक है, कॉलन यूज कर सकते हैं। कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट स्पीच। अब कभी स्पीच जो बहुत लंबी हो या किसी की कही हुई एग्जैक्ट कोटेशन, यानी शेक्सपियर ने कहा है, तो अब वैसे तो कोमा यूज करना चाहिए, बट यू कैन ऑल्सो यूज कॉलन। कॉलन इज नॉट एन एरर। ठीक है, द टीचर सेड, वैसे तो कोमा यूज होना था, बट इफ यू सी अ कॉलन, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन एरर, वो ठीक है। ठीक है, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। His advice was simple, वो क्या थी? That is following, work hard and stay honest. The sign read, no parking beyond this point. She whispered, I have a surprise for you. The Quran said, indeed, with hardship comes ease. तो आप देख रहे हैं जहां पे कोमा यूज होना था वहां पे कोटेशन के लिए यू कैन यूज साइन ऑफ कॉलन, आप कॉलन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉलन वाली सारी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी, मैं काफी ज्यादा एग्जांपल इस बार लाया हूं आपके लिए। Next, a colon is often used between sentences when second sentence explains or justifies the first sentence. तो आपको पता चल गया है कि ये वाला सेंटेंस एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन है। She had a secret. कौन सा सीक्रेट? She was the one who painted the mural. याद रखिएगा, जब पहले सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन अगले पार्ट में है तो आप कॉलन यूज करेंगे, क्योंकि आगे जाके मैंने आपको सेमी कॉलन में भी इस तरह का रूल पढ़ाना है, लेकिन उसका और इसका स्लाइड सा डिफरेंस है, वो वहां जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देख लें कि जब दो सेंटेंसेस जिसमें सेकंड वाला स्पेशली एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट वाले को, तो एक्सप्लेनेशन है, इसके अंदर कोई एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है, इसमें इसकी कोई चीज है, इसके अंदर कोई चीज है जिसकी एक्सप्लेनेशन ये है, ये एक्सप्लेनेशन है, दिस इज सेकंड पार्ट इज एक्सप्लेनेशन, सिंपल। यानी इसकी एक्सप्लेनेशन आगे है, यूं करके आपने एरो बना लेना है। कॉलन का मतलब है एरो आगे जा रहा है, कॉलन का मतलब है एरो आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ गई कि आपने कॉलन यूज करना है जब एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है। शी हैड अ सीक्रेट, शी वाज द वन हु पेंटेड द म्यूरल, ही हैड ओनली वन हॉबी, ही लव्ड कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ठीक है, शी फाइनली गोट व्हाट शी वांटेड, दैट इज फॉलोइंग, वो क्या है? शी वाज एडमिटेड टू, देखो दैट इज फॉलोइंग की साउंड भी देता है, शी वाज एडमिटेड टू मेडिकल कॉलेज। द रीजन वाज ऑब्वियस, क्या रीजन थी? ही हैडंट स्टडी एट ऑल। तो देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन, तो फुल स्टॉप की बजाय आप कॉलन यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई नो द आंसर,
क्या है आंसर? ऑनेस्टी इज ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो आपने ये दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ना था, तो आप वो फुल स्टॉप की बजाय कॉलन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ही फेस्ड हिज ग्रेटेस्ट फियर, वो कौन सा फियर था? ही हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज क्राउड, ठीक है। तो ये इस फियर की एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, यहाँ आंसर की एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, यहाँ रीजन की एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, जो जो उसको चाहिए था उसकी एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, उसकी हॉबी की एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है, सीक्रेट की एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है। तो पहले वाले पार्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी एक्सप्लेनेशन अगले वाले पार्ट में पड़ी है, एक्सप्लेनेशन पड़ी हो, तो हम कहते हैं कि ये कॉलन यूज करेंगे। बार बार मैं आपको इसके ऊपर जोर लगा रहा हूं ताकि आप याद रखें। शी डिजर्व द प्राइज, ओके, इसकी रीजन आगे पड़ी है, हर प्रोजेक्ट वाज द मोस्ट इनोवेटिव, इसकी एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है। समझ आ गया? एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी है तो कॉलन यूज करेंगे। लेकिन अब आते हैं सेमी कॉलन की तरफ। सेमी कॉलन ये है, सेमी कॉलन के लिए ये चार रूल्स आपने याद रखने हैं। अब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जो एक्सप्लेनेशन आगे पीछे को छोड़ दें आप, वो तो एक्सप्लेनेशन आगे पड़ी थी तो कॉलन था। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जब उनमें कंजंक्शन यूज हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेज है जो क्लोजली रिलेटेड है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। कैसे सर, कैसे? आइए जरा जल्दी जल्दी से करते हैं। आई हैव अ बिग टेस्ट टुमारो, एक आई कैंट गो आउट टुनाइट, यहाँ पे सो आ सकता था, सो एक कंजंक्शन थी, यहाँ पे आ सकती थी, वो नहीं आई। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस, टेस्ट का और इसका मैं बाहर ना जाना, एक रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड है, इनको कंजंक्शन से जोड़ा जा सकता था। और ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, इसकी एक्सप्लेनेशन कोई आगे नहीं पड़ी हुई। समझ आई? उधर तो कोई ना कोई चीज थी, हॉबी था, रीजन था, कुछ ना कुछ था, तो आगे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं, दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस हैं। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, दे टेक मी टू अनदर वर्ल्ड। यहाँ पे सो के लिए एंड, देखो कंजंक्शंस कौन सी है जो आ सकती है? वो सारी फैन बॉयज वाली कंजंक्शंस इनके बीच में आ सकती हैं। अगर आप उनको ला सकते हैं, फॉर एंड नोर बट और येट सो, ये वाली कंजंक्शंस इधर आ सकती है, तो इसका मतलब है सेमीकोलन यूज होना है। अगर यहां पे आप कोई भी कंजंक्शन प्लेस कर सकते हैं तो इसका मतलब है सेमीकोलन यूज होना है। कॉलन में ये मामला नहीं था, कॉलन में ये मामला नहीं था। वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं। द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स एंड द वैली टर्न डार्क क्विकली, एंड आ रहा था, यहाँ पे एंड नहीं आया, तो आपने क्या यूज किया? देखो, सेमी कॉलन, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, टोटली इंडिपेंडेंट लेकिन क्लोजली एक दूसरे से रिश्तेदारी में है इंडिपेंडेंट। मामू अपनी कमाई करेंगे, चाचू अपनी कमाई करेंगे। मामू और चाचू अपनी कमाई करते हैं, मामू इंडिपेंडेंट है, चाचू इंडिपेंडेंट है। रिश्ता तो है ना, रिश्ता तो है ना। तो जब अब उनका रिश्ता है तो इसका मतलब है आप उसमें सेमी कॉलन यूज करेंगे। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस जो रिलेटेड हो, रिश्ते में हो, आसपास एक जैसी बात कर रहे होंगे, तो उसमें आप सेमी कॉलन यूज करेंगे। मिसाल के तौर पे, आई प्ले क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज हॉकी। अब ये दो सेंटेंसेस हैं इंडिपेंडेंट, आई प्ले क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज हॉकी। भाई सेमीकोलन से खेलो, क्योंकि दूसरा सेंटेंस इसमें पहले वाले की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन नहीं है तो सेमीकोलन यूज करना है। अगर मैं जल्दी से फौरन जाऊं पीछे इस जगह पर, तो देखो यहां पे हर दूसरा जो क्लॉज है वो पहले वाले की एक्सप्लेनेशन है। इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहां पड़ी है, इसकी एक्सप्लेनेशन यानी आगे एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है। अब आपको समझ आ गया कि कॉलन यूज करना है तब जब सेकंड पार्ट जो है वो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है पार्ट
फर्स्ट पार्ट के किसी भी वर्ड को या किसी पार्ट को, ठीक है। लेकिन सेमीकोलन यूज करते हैं जब दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आप जोड़ते हैं जो क्लोजली रिलेटेड हों। द सन सेट बिहाइंड द माउंटेन्स, द वैली टर्न डार्क क्विकली, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, हर ब्रदर स्पीक्स 5। अब देखो, शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, अगर तुम लैंग्वेजेस का नाम आता तो कोलन यूज करते, लेकिन यहाँ पे उसका भाई आ गया, हर ब्रदर स्पीक्स 5, तो दो इंडिपेंडेंट अलग अलग सेंटेंस। लेकिन बात क्लोजली रिश्ते में है। रिश्ते में ये जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट रिश्ते में हो, सेंटेंसेस क्लोजली रिलेटेड है। ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस क्लोजली रिलेटेड था, एक जैसी बात करे थे तो सेमी कॉलन यूज कर लिया। यहां पे कंजंक्शन बट भी यूज हो सकती है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल नेक्स्ट ईयर, माई कजन प्रिफर्स टू स्टे होम। तो यहां देखो बट, ये दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। मैं इतना जोर लगा रहा हूं, आपको समझ आ जानी चाहिए। हाँ, he didn't study for the exams, independent clause, he still managed to pass। ये देखो बट आ सकता था, नहीं आया, नहीं आया तो सेमीकोलन यूज कर लिया। लेट्स रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलन एंड सेमीकोलन बिटवीन टू सेंटेंसेस। Colon is used between two sentences when the second part is explanation of the first part. Semicolon is used between two sentences when two sentences are independent but closely related। ये फर्क है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। नाउ सेमीकोलन इज यूज्ड बिटवीन बिफोर अ कंजंक्टिव एडवर्ब एंड दिस रूल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन कोमा। कोमा में हमने पढ़ लिया कि कंजंक्टिव एडवर्ब जब दो मेन क्लोजेस को जोड़ता है, आज इसी वीडियो में मैंने पढ़ाया है, मेन क्लोजेस को जब जोड़ता है कंजंक्टिव एडवर्ब, दो मेन क्लोजेस को जोड़े तो उससे पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा। आयशा केप्ट टॉकिंग इन क्लास, शी गॉट इन ट्रबल। आपने देयर फोर से इनको जोड़ा, पहले सेमीकोलन और बाद में आपने कोमा यूज कर लिया। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द ट्रिप, ओके, आई हैड वर्क टू फिनिश। अब आपने इसको हाउएवर से जोड़ा, पहले सेमीकोलन बाद में कोमा यूज किया। ही मिस द ट्रेन, देयरफॉर ही वाज लेट फॉर द मीटिंग। आपने इसको कंजंक्टिव एडवर्ब को कोमा से जोड़ दिया। आगे भी देखते जाओ, एग्जांपल्स आ रही हैं। द प्रेजेंटेशन वाज वेल प्रिपेयर्ड, इनफैक्ट एवरीवन अपलॉडेड। तो मेरे बच्चों, मन के सच्चों, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप किससे जोड़ रहे हैं? आप जोड़ रहे हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंजंक्टिव एडवर्ब से। शी प्रैक्टिस फॉर वीक्स, कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली वैसे प्रैक्टिस एस वाला यूज करना चाहिए एज अ वर्ब, कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। तो ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स ज्वाइन करें। वी एक्सपेक्टेड रेन, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जब आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ा, पहले सेमीकोलन और बाद में कोमा यूज कर लिया। Semicolon is used between two independent clauses that are connected by coordinating conjunction fan boys when अच्छा, अब देखो रूल ये है कि जब आपको फैन बॉयज वाली कंजंक्शन मिले, तो यहां पहले हमने पढ़ लिया है, कोमा में पढ़ा था, यहाँ पे कोमा आना चाहिए। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़े, अभी कोमा में जाके पढ़ लो, मैंने ये पढ़ा है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जब आप इन कंजंक्शन से जोड़ेंगे तो कोमा आना चाहिए। ये रूल है, ये पढ़ लिया, ये हो गया। तो सेमीकोलन कहां से आ गया भाई? सेमीकोलन इसी स्ट्रक्चर में आप तब यूज करेंगे कोमा की जगह पर, जब इस क्लॉज के अंदर या इस क्लॉज के अंदर कोमा पहले से यूज हो जाए। कोमा पहले से यूज हो गया इस क्लॉज के अंदर या इस क्लॉज के अंदर, तो जहां कोमा यूज होना था वहां पे आप सेमीकोलन यूज करेंगे। सर कैसे? सम पीपल राइट विद अ वर्ड प्रोसेसर, टैबलेट और इवन फोन, others for different reasons choose to write with a pen or pencil। अब देखो ये यहां पे वैसे तो कोमा यूज होना चाहिए था, अब आपने सेमीकोलन यूज किया। मैं आपको एक और मजे की एग्जांपल देता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगी। जैसे सेंटेंस ये है, आई ईट फ्रूट बट, या कोमा आना था, माई ब्रदर ईट्स फास्ट फूड। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, ये वो वाला रूल है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें वेरिएशन देखिए, आई
eat fruit, vegetables and pulses। अब ये एक सेंटेंस हो गया। आगे मैंने लिखना है बट माय ब्रदर ईट्स जंक फूड और फास्ट फूड। अब प्यारे बच्चों जरा देखो, अगर मैं यहां पे भी कोमा लगा देता हूं तो ये सेंटेंस की सेंस जरा अजीब और ऑकवर्ड हो जाएगी, जो कि बट से पहले पहले भी कोमा ही लग रहा था, वो इसलिए लग रहा था कोमा कहीं और नहीं था। अब बट से पहले तो कोमा की रिक्वायरमेंट है ही है, लेकिन कोमा ऑलरेडी यहां पे भी यूज हो गया, वेजिटेबल्स के बाद भी यूज हो गया। तो प्यारे बच्चों जब बट है उससे पहले अब कोमा की बजाय हम यूज कर लेंगे सेमी कॉलन। आई होप ये रूल आपको समझ में आ चुका है। सेमीकोलन को कब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले यूज करना है? तब करना है जब कोमा इंडिपेंडेंट किसी पहले वाले में या दूसरे क्लोज में पहले से यूज हो चुका हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मूव फॉरवर्ड करें तो आपके पास सेमीकोलन का लास्ट रूल है। ये भी इसी रूल से मिलता जुलता है, इस थ्री वाले रूल से मिलता जुलता है। इसमें क्या है कि आप जब लिस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और लिस्ट में आप कोमा यूज करते हैं, आई लाइक टू ईट स्लीप एंड रिपीट, ये तो कोमा यूज होना था, लेकिन हर चीज का आगे एक हिस्सा भी है, तो फिर आप सेमीकोलन यूज करेंगे। कैसे कैसे कैसे, परेशान नहीं होना। सेमीकोलन इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट व्हेन आइटम्स ऑलरेडी कंटेन कोमा, जब आइटम के अंदर पहले से ही कोमा हो। कैसे? द गेस्ट इंक्लूडेड अली, जो कि लॉयर है, ये एक चीज है। पहली चीज, अली जो कि लॉयर है, फातिमा जो कि डॉक्टर है, बिलाल जो कि इंजीनियर है। अब ये तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों को जोड़ना तो है। अब अगर होते सिर्फ अली, फातिमा, बिलाल एंड बिलाल, तो फिर तो आप कोमा यूज करते, जो कि सिंपल सी बच्चों वाली बात है। अब ये कोमा, ये तो बन गया द गेस्ट इंक्लूडेड अली फातिमा बिलाल, कोमा यूज कर लिया। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हुआ क्या? अली को आपने स्प्लिट किया लॉयर, फातिमा को स्प्लिट किया डॉक्टर, बिलाल को स्प्लिट किया इंजीनियर। तो जहां कोमा यूज होना था अली और फातिमा के बीच में, वहां सेमीकोलन। जहां कोमा यूज होना था फातिमा और बिलाल यानी एंड के बीच में, वहां सेमीकोलन यूज किया। वजह क्या बनी? कोमा ऑलरेडी यूज। जब कोमा ऑलरेडी यूज, तो जहां कोमा यूज होना था वहां सेमीकोलन यूज हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो 2023 में भी आ चुका है, 2024 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, और पहले तो कई दफा आ चुका है, तो आपने ये बात याद रख लेनी है। अब देखो आगे देखो, आई हैव लिव्ड इन लाहौर, जो कि पाकिस्तान का शहर है, दुबई जो कि यूएई का शहर है, एंड टोरंटो जो कि कनाडा का शहर है। तो अब अगर तो होता पाकिस्तान, यूएई एंड कनाडा, तो फिर कोमा कोमा कोमा, लेकिन आ गया लाहौर जो कि पाकिस्तान का शहर है, दुबई जो कि यूएई का है, टोरंटो जो, तो फिर क्या किया? बच्चों वाला रूल है, लाहौर और पाकिस्तान को सेमीकोलन से, दुबई और यूएई को सेमीकोलन से, एंड टोरंटो को और कनाडा को भी सेमीकोलन से आपने सेपरेट कर दिया। कॉम्प्लेक्स लिस्ट का ये मतलब था। अब तो बच्चों वाली बात हो गई, अब तो कोई मुश्किल रह नहीं गई, और आपने मुश्किल रहने भी नहीं देनी इंशाल्लाह। ठीक है, आगे देखो। द कमेटी इंक्लूडेड प्रोफेसर फ्रॉम कराची, जो कि पाकिस्तान का शहर है, लंदन जो कि यूके का शहर है, कराची पाकिस्तान, लंदन यूके एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो एंड से पहले आपको सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा, जहां कोमा यूज कर रहे थे वहां सेमीकोलन यूज कर लेंगे। द विनर्स वर सारा द कैप्टन, आयशा द गोलकीपर एंड हमजा द स्ट्राइकर। तो ये टीम के मेंबर्स हैं, सारा जो कि कैप्टन थी, आयशा जो कि गोलकीपर थी, हमजा जो कि स्ट्राइकर था, ये विनर थे। माय फेवरेट ऑथर्स आर शेक्सपियर द प्लेराइट, डिकन्स द नॉवेलिस्ट एंड फ्रोस्ट द पोइट। तो कॉम्प्लेक्स लिस्ट को जब आप सेपरेट कर रहे होंगे, इतनी एग्जांपल्स मैंने दे दी हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लाजमी बनता है। ठीक है, डैश
कॉलन पढ़ लिया, सेमी कॉलन पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। नाउ वी आर मूविंग टू डैश। डैश और हाइफन काफी मिलते जुलते हैं, आपका काम तकरीबन हो चुका है, बहुत आसान काम रह गया, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम हाइफन है। तो डैश की तरफ आइए। यूज डैश टू शो सडन ब्रेक इन थॉट और सेंटेंस। सेंटेंस में आप अचानक एक ब्रेक लगाना चाह रहे हैं तो आप डैश यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले देखें, ये वाला पार्ट वो फर्स्ट है, यूज अ डैश टू शो सडन ब्रेक इन थॉट और सेंटेंस। तो जब स्पीकर कोई भी अपने आप को इंटरप्ट करना चाह रहा है, देखें, आई वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन द प्लान बट यू ऑलरेडी नो इट। ठीक है, आपने जब इंटरप्ट किया खुद को, आई वॉज गोइंग टू एक्सप्लेन द प्लान यू बट यू ऑलरेडी नो इट, मैंने अपनी बात को ही खुद ही ब्रेक करके आगे आफ्टर थॉट कोई ऐड करनी है। याद रखिएगा, डैश का मतलब है कुछ आप स्ट्रेस देना चाह रहे हैं, गैप लिया है, स्पेस है, कॉमा से बड़ी स्पेस है, और अब आप डैश लगाते इसलिए कि आप चाहते हैं कि अगली बात को जरा स्ट्रेस दे के पढ़ा जाए, एम्फेसिस दे के पढ़ा जाए, ये है डैश। और याद रखना, डैश जो है ये सेंटेंस की एक्सटेंशन है, ये सेंटेंसेस के बीच में आती है, ये सेंटेंस की एक्सटेंशन है, ये सेंटेंस को लेंथी करती है, शॉर्ट करती है, ये सेंटेंस के लिए आएगा। और ये जो वर्ड हाइफन है, ये सिर्फ एक वर्ड को बनाता है, वर्ड बनाने के लिए हाइफन यूज करते हैं। हाइफन वर्ड्स के लिए, डैश सेंटेंस को लंबा करने के लिए, सेंटेंस में कुछ ऐड करने के लिए, सेंटेंस में जो ऐड कर रहे हैं उस पे एम्फेसिस करने के लिए आप डैश यूज करते हैं। तो अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिखवाई है, शी लुक्ड एट मी देन क्विकली लुक्ड अवे, ये स्ट्रेस देने के लिए गैप लिया और मैंने इस पे थोड़ा स्ट्रेस देना था इसलिए मैंने डैश यूज किया। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन अस बट ही वॉज टू शाय। ठीक है, मैं इस पे एम्फेसिस देना चाहता हूं इसलिए डैश यूज कर रहा हूं। आई ऑलमोस्ट टोल्ड हर ट्रूथ बट स्टॉप्ड एट द लास्ट मोमेंट, स्ट्रेस देना चाह रहा हूं। द आइडिया सीम परफेक्ट अंटिल रियलिटी स्ट्रक, स्ट्रेस देना चाह रहा हूं। ठीक है, यूज डैश टू एड अ ड्रामेटिक आफ्टर थॉट, समरी, सेंटेंस की कुछ एक्सप्लेन करना एट द एंड, तो मैं कॉलन की बजाय मैं डैश यूज करूंगा। ठीक है, यूज अ डैश टू एड अ ड्रामेटिक आफ्टर थॉट और समरी, एग्जाम्स, असाइनमेंट्स, डेडलाइंस, दे आर ऑल स्ट्रेसिंग मी आउट। ठीक है, और याद रखें कि ये वाली बात मैं कर इसलिए रहा हूं ताकि एम्फेसिस दूं। ऑनेस्टी, लॉयल्टी, काइंडनेस, दीज मेक अ ट्रू फ्रेंड। The noise, the crowd, the chaos, it was overwhelming. Poverty, hunger, disease, that's what the charity is fighting against. तो आप डैश यूज कर रहे हैं टू एड अ ड्रामेटिक आफ्टर थॉट और समरी, ये हमारा डैश का यूसेज होगा। कार्स, बाइक्स, बसेस, ऑल वर स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है, आफ्टर थॉट के लिए। टू इंडिकेट इंटरप्ट इन डायलॉग, जब मैं बोल रहा हूं और मेरी बात काट के अगला बंदा बीच में बोलने लग जाए तो वो एक्चुअली क्या हो रहा है, वो यहां पे ये पता चल रहा है कि इस पिछले बंदे की बात पूरी नहीं हुई। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू, अभी बोला नहीं, अगला बंदा कहता है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, ये वाला कोई और है, इसकी बात इनकम्प्लीट रह गई और अगला बीच में कूद पड़ा। तो जब इंटरप्शन आ जाती है तो इंटरप्शन के लिए पिछली बात जो इनकम्प्लीट रह जाती है उसके साथ हम डैश यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं। अभी तक आपने जो डैश के 3 रूल्स पढ़े हैं ये सब में डैश एंड पे यूज हो रही थी। अब जो आप रूल पढ़ने लगे ये डैश, डबल डैश यूज करने लगे आप। किस काम के लिए? यूज अ डैश टू एम्फेसाइज और रिप्लेस कोमास या पैरेंथेसिस, जब जिस जगह पर नॉन एसेंशियल बात, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसको रिमूव किया जा सकता है, सेंटेंस में से रिमूव किया जा सकता है, इससे पहले आप कोमा भी यूज कर सकते हैं, कोमा भी करेक्ट है। आप डैश तब यूज करते हैं वो भी डबल डैश, जैसे डबल कोमा था, अब डबल डैश यूज करेंगे। फर्क क्या है? कोमा प्लेन बात है, डैश एम्फेसिस के लिए है दोनों ही। ये बात इसको रिमूव कर दो, ये नॉन एसेंशियल है, इसके बगैर सेंटेंस पूरा है। द प्रिंसिपल प्रेज द स्टूडेंट्स टुडे, ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन जब आप डैश लगाते हो तो फर्क ये बनता है, हु रेयरली स्पीक्स इन असेंबलीज। अब आप जोर दे रहे हो वो प्रिंसिपल जो बोलता ही नहीं है असेंबलीज में, स्ट्रेस देने के लिए आपने डैश यूज करेगा। और प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करवाना है, वैसे नॉर्मल बात है तो आप कोमा यूज कर सकते हैं, डबल कोमा। डबल कोमा डबल डैश इक्वल है, बस फर्क यह है कि डबल डैश जो होगी वो एम्फेसिस के लिए है, और डबल डैश कब यूज करनी है? जहां पे डबल कोमा यूज हो सकता है वहां ही डबल डैश यूज हो सकती है।
Okay, my brother, yes, the same one you met has started a new job. असल सेंटेंस ये my brother has started a new job. ये वाली जो पीछे वाली बात है इसको आपने एम्फेसिस देने के लिए इस पे डैश यूज कर ली. Ali, our best batsman scored a century yesterday. आप एम्फेसिस देने के लिए कि बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन है तो आपने उसके साथ डबल डैश यूज की. द सिटी वंस पीसफुल, कभी ये पीसफुल होता था, इज नाउ वेरी क्राउडेड. हर बैग रेड एंड शाइनी, एम्फेसिस देने के लिए वॉज लाइंग ऑन द चेयर. तो डैश आपने यूज कर ली. नाउ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क जिसको हम हाइफन कहते हैं, इसको ध्यान से आपने पढ़ना है. हाइफन के 6 रूल्स हैं. नंबर्स बच्चों वाला 21 से 99 तक नंबर्स दिखना है तो हाइफन यूज करना है. फ्रैक्शंस के लिए हाइफन, प्रीफिक्सेस कुछ मैं बताता हूं अभी उनके साथ हाइफन, कंपाउंड नाउन्स बनाते हुए हाइफन. ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नॉन हाइफनेटेड, यानी कब आप हाइफन यूज करेंगे कब आप नहीं करेंगे. 5 में बताऊंगा एडजेक्टिव्स के साथ कब यूज करना है, 6 में बताऊंगा कब नहीं करना. तो ये दोनों बातें पढ़ते हैं बेटा. 21 से लेके जितनी 99 तक नंबर आता है ना उनमें हाइफन यूज करना है. 21, 35, 68, 99, 99, यहां तक आप सब में हाइफन यूज करेंगे. ठीक है, पहला रूल हो गया. दूसरा, फ्रैक्शंस दिखते हुए आपने हाइफन यूज करना है. 2/3, 1/2, 3/4, 1/3, 5/8, आप हाइफन यूज करेंगे. ये भी बच्चों वाला रूल है 21 से 99 तक. और फ्रैक्शंस दिखते हुए आप हाइफन यूज करेंगे. प्रीफिक्सेस, अब प्रीफिक्स देखो. एक्स, सेल्फ, एंटी, वाइस, कॉजी, नॉन, इनके साथ आपने प्रीफिक्सेस के साथ आपने यूज करना है. एक्स मैनेजर, एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वाले. ठीक है. मैनी पीपल ज्वाइन द एंटी करप्शन, एक्स, सेल्फ, एंटी, एंटी करप्शन कैंपेन. वाइस प्रिंसिपल, वाइस कैप्टन, कॉजी लीगल, कॉजी पिलग्रिमेज. शी प्रिफर्स टू वर्क विद नॉन स्मोकर्स. अब आप देख लें कि ये सारे वर्ड्स एक्स, सेल्फ, एंटी, वाइस, कॉजी, नॉन, इन सब के साथ आपने हाइफन यूज कर लिया. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 ही है इसका दूसरा है कि जब कोई भी नाम, कोई प्रॉपर नाउन आ जाता है, पाकिस्तानीज, अमेरिकन, उनके साथ कोई भी प्रीफिक्स आ जाए उसको आपने हाइफन के साथ सेपरेट कर देना. यानी प्रॉपर नाउन के साथ कोई प्रीफिक्स लगाएंगे तो आप उसको हाइफन से सेपरेट कर देंगे. दैट्स वेरी सिंपल. ठीक है. कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? मदर इन लॉ, एडिटर इन चीफ, पासर बाय, रनर बाय, सिस्टर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, ये कंपाउंड नाउन्स हैं. कंपाउंड नाउन्स में आपने हाइफन यूज कर लिया. कंपाउंड नाउन्स मतलब कोई 2-3 वर्ड्स मिलकर एक ही वर्ड बना रहे हैं तो ये कंपाउंड नाउन्स हैं. याद रखो मैंने आपको बोला हुआ है कि हाइफन एक्चुअली वर्ड्स के लिए यूज होगा. वर्ड्स 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 और वर्ड्स, आप वर्ड्स बना रहे हैं. ठीक है. दो वर्ड या तीन मिलके एक ही वर्ड बना रहे होंगे तो वर्ड फॉर्मेशन के लिए आपने हाइफन को यूज किया. अब एट्रीब्यूटिव कंपाउंड एडजेक्टिव का मतलब है ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आए, जो नाउन से पहले आएंगे उनको आपने हाइफनेट करना है. एट्रीब्यूटिव का मतलब दोज एडजेक्टिव, ये देखो मैंने एडजेक्टिव में ये बात पढ़ाई हुई है, ये बात हमने एडजेक्टिव्स में पढ़ी हुई है. ऐसे एडजेक्टिव्स जो नाउन से पहले आती हैं उनको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. हाइफनेटेड कंपाउंड एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन इट कम्स बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, बिफोर नाउन, नाउन से पहले आने वाले को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं. शी बोट अ वेल नोन बुक, बुक 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 से पहले वेल नोन आया है. अगर यही वेल नोन बुक के बाद आता आई द बुक इज वेल नोन तो फिर ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाता. बाद में आ रहा है फिर इसके साथ आप हाइफन यूज नहीं करते. अभी यूज करें शी बोट अ वेल नोन बुक. ओके. वी नीड अ हाई क्वालिटी प्रिंटर. ओके. ही इज पार्ट टाइम टीचर. तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, वेल नोन बुक, हाई क्वालिटी प्रिंटर, पार्ट टाइम टीचर, 3 हो गए. दैट्स अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. तो 4 हो गए आपके सामने. वेल नोन, हाई क्वालिटी, पार्ट टाइम, लॉन्ग टर्म, नाउन से पहले आ रहे हैं. 5 स्टार होटल,
ये देखो कितने एग्जांपल्स मैं आपके लिए ले आऊं, वेल नोन, हाई क्वालिटी, पार्ट टाइम, लॉन्ग टर्म, 5 स्टार, और ये नाउन से पहले आ रहे हैं, नाउन से पहले, नाउन से पहले, नाउन से पहले, नाउन से पहले। नाउन को मैंने क्या किया, सर्कल कर दिया, नाउन से पहले आ रहे। शी हैज रिटन अ 10 पेज ऐसे, नाउन ये है, और ये जो आपको रेड में नजर आ रहा है ये एट्रीब्यूटिव कंपाउंड एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव जो मिलकर वन वर्ड बना रहे हो, वेल नोन, हाई क्वालिटी, पार्ट टाइम, लॉन्ग टर्म, 5 स्टार, 10 पेज। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे ये बात हो गई। हाइफन प्रिवेंट्स मिस रीडिंग। अब क्या होता है, ये जरा देखो, बड़ी मजे की एग्जांपल है। अ स्मॉल बिजनेस ओनर, इसका मतलब है कि ओनर जो है वो एक छोटे बिजनेस के हैं, छोटा बिजनेस है। अ स्मॉल बिजनेस ओनर, इसका क्या मतलब है कि अब ओनर छोटा है छोटा सा ओनर वो अजीब बात बनेगी। इसमें है कि बिजनेस छोटा है पहले वाले में, क्योंकि हाइफन यूज कर लिया तो ज्यादा एक्यूरेट हो गया, मिसगाइड नहीं किया। दूसरे वाले में क्या बन रहा है, स्मॉल बिजनेस ओनर का क्या मतलब है कि ओनर स्मॉल है, पहले वाले में बन रहा है कि बिजनेस स्मॉल है, दूसरे वाले में क्या बन रहा है, ओनर स्मॉल है। स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस, स्मॉल ओनर, छोटा ओनर। ठीक है, तो हाइफन ये काम करता है जब वो कंपाउंड एडजेक्टिव बनता है, पहले आ जाता है नाउन से। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है। नंबर्स और यूनिट्स भी जब नाउन से पहले आए, देखो अगर मैं लिखता हूं ना बॉय इज 12 ईयर ओल्ड, तो बाद में आ रहा है, फिर हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है। जब ये नाउन से पहले कंपाउंड एडजेक्टिव आ रहा है, 12 चाहे ये वाला लिख लो या 12 ये वाला लिख लो, 12 ईयर ओल्ड, और ईयर को ईयर लिखना है, ईयर्स नहीं लिखना, ईयर को ईयर ही लिखना है, ईयर्स नहीं लिखना। ठीक है, तो 12 ईयर ओल्ड आगे हमने लिखा बॉय, तो फिर बीच में हाइफन लगाना जरूरी हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अ 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड, ये नाउन, ये नाउन, नाउन से पहले। ठीक है, $5 बिल, नाउन से पहले। अ 3 आवर मूवी, नाउन से पहले। 2 वीक लॉन्ग ट्रिप, नाउन से पहले। तो नाउन से पहले नंबर्स यूनिट्स आ रहे हैं, इन्हीं को बाद में लेते। 10 किलोमीटर लॉन्ग, अगर आप ये कहते द रोड इज 10 किलोमीटर लॉन्ग तो फिर अब देखिए हाइफन यूज नहीं हुआ। अगर आप यही पहले ले आते बात, तो फिर इसका मतलब है हाइफन यूज होना है, क्योंकि वो कंपाउंड एडजेक्टिव है। कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव, कंपाउंड एडजेक्टिव 5.1, यानी ये दूसरा उसी का रूल है। कंपाउंड एडजेक्टिव जो एट्रीब्यूटिव है पहले आ रहा है। अच्छा, कलर्स भी अगर कंपाउंड बन के एडजेक्टिव के तौर पे आ रहे हैं ना, ब्लू ग्रीन ड्रेस, यानी एक ऐसा ड्रेस जिसके दो कलर है, ब्लू ग्रीन, रेड ऑरेंज, ब्लैक एंड व्हाइट, येलो ब्राउन, लाइट ब्लू। अब ये ड्रेस देखो, नाउन कहाँ है, ड्रेस, सनसेट, मूवी, स्टेन, शर्ट, तो ये सबसे पहले कंपाउंड कलर्स लगा दिए हमने। ठीक है, अवॉइड एम्बिग्विटी। अब देखो, अ मैन ईटिंग शार्क, इसका मतलब है एक ऐसी शार्क है जो आदमियों को खाती है। मैन ईटिंग शार्क का मतलब एक ऐसी शार्क जो आदमियों को खाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूं अ मैन ईटिंग शार्क, एक इंसान जो शार्क को खाता है, मतलब चेंज हो गया। ठीक है, अ स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें छोटे जानवरों का इलाज किया जाता है। आई एम सॉरी, जिसमें छोटे जानवरों का इलाज किया जाता है, स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा विदाउट हाइफन, आ स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, इसका क्या मतलब है, एनिमल हॉस्पिटल है लेकिन वो हॉस्पिटल क्या है, स्मॉल है। पहले वाले में क्या था, स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जहां छोटे जानवरों का इलाज किया जाता है। छोटे जानवरों में कुत्ता बिल्ली आ सकता है, छोटे जानवर है। और स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, अब इसका मतलब है एनिमल हॉस्पिटल, वहां पे ऊंटों का भी इलाज हो रहा होगा, भैंसों का भी हो रहा होगा, लेकिन वो हॉस्पिटल स्मॉल है। फर्क हो गया, समझ आ गई बात। अच्छा, अफेक्ट फास्ट एक्टिंग मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो फास्ट एक्ट कर रही हो, एक्ट्स क्विकली। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं, यहां पे इसका दूसरा लिखा नहीं है, अ फास्ट एक्टिंग मेडिसिन, तो अब ये क्या है, अब ये यहां पे एक्चुअली क्या है, एक्ट्स क्विकली नहीं है, यहां पे फास्ट मेडिसिन है। अब मेडिसिन फास्ट हो गई, एक्ट नहीं कर रही वो, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। जब मीनिंग चेंज हो जाएगा तो फिर हमारे किसी काम का नहीं रहेगा।
नॉन हाइफन, अब ये तो हो गया कि हाइफन आपने यूज करना था, यहां तक आपने पढ़ा है हाइफन कब यूज करना है, जब वो नाउन से पहले आए, कंपाउंड एडजेक्टिव जब नाउन से पहले आए, ये पढ़ लिया हमने, नाउन से पहले आएंगे तो हम हाइफन यूज करेंगे। अब कब नहीं करना, अगर तो एडवर्ब आ रहा है, अब एडवर्ब आ रहा है, लगेगा कि ये कंपाउंड एडजेक्टिव, ऐसे नहीं। ये देखो, कार नाउन था, ये कार नाउन है, मैं लिखता हूं ब्यूटीफुली, फिर मैं लिखता हूं डेकोरेटेड। अब ब्यूटीफुल डेकोरेटेड नहीं है, ये ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है, ये बच्चों एडवर्ब है, ये वाला एडजेक्टिव है। जब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मिलाएंगे तो बीच में कोई हाइफन नहीं आएगा, दैट्स द रूल, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मिलाएंगे तो कोई हाइफन नहीं आएगा, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मिलाएंगे तो। हाईली रिस्पेक्टेड, ब्यूटीफुली रिटर्न, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, बैडली डैमेज्ड, न्यूली बिल्ट, ऐसे एडवर्ब, एडवर्ब्स। लेकिन याद रखो, ये देखो ये क्या है, ये एडवर्ब नहीं है, फ्रेंडली, याद है ये एडवर्ब नहीं है, ये हमने पढ़ लिया एडजेक्टिव वाले पार्ट में जाके पढ़ा था कि जब आप किसी नाउन के साथ एल वाई लगाएं तो ये वाला वर्ड अब एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब नहीं है प्लीज। फ्रेंडली लुकिंग डॉग, अब ये जो फ्रेंडली लुकिंग डॉग है इसमें आपको हाइफन लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडली भी एडजेक्टिव है, लुकिंग भी एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव इस नाउन से पहले आ गए हैं, अब हमें हाइफन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है। इस रूल को समझो फिर से, अगर एक एडवर्ब आ रहा है उसके साथ एडजेक्टिव आ रहा है, अब हम हाइफन यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अगर दो एडजेक्टिव आ रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे देखो ये वाले एडजेक्टिव आए हुए हैं, तो ये तो पहले भी स्टेटमेंट आ गई है, वेल नोन ऑथर, इल प्रिपेयर्ड स्पीच, अब ये एल वाई वाले नहीं है एडवर्ब, वेल नोन ऑथर, इल प्रिपेयर्ड स्पीच, तो अब हम इस ऑथर और स्पीच से पहले वेल नोन और इल प्रिपेयर्ड जो लिखा है इसके साथ हम क्या यूज कर लेंगे, हाइफन यूज कर लेंगे। अब आपको पता है ये वर्ड लव नाउन है, लवली एडजेक्टिव है, लवली लुकिंग, अब लवली एडवर्ब नहीं है, अगर एडवर्ब होता तो हाइफन नहीं आना था। एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क करना चाहते हैं तो फौरन जाकर एडवर्ब वाला टॉपिक पढ़ लें, उसमें मैंने फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स पढ़ाई हुई है, तो आपको रूल समझ आ जाएगा कि जब आपने एडवर्ब्स पढ़ने हैं, एडवर्ब के साथ कोई एडजेक्टिव आता है तो हाइफन यूज नहीं करना, हाइफन यूज नहीं करना। समझ आ गई है तो पाकिस्तान जिंदाबाद। 6.1 भी है, ये कहता है कि जब आप सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री के साथ कोई एडजेक्टिव यूज करते हो ना तो हाइफन यूज नहीं करना, चाहे वो नाउन से पहले ही क्यों ना आ रहा हो, नाउन से पहले ही आ रहा है, बीन स्टेक कंपनी नाउन से पहले आ रहा है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग और लोअर परफॉर्मिंग है तो इसमें हाइफन यूज नहीं होगा। सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री किसी एडजेक्टिव के साथ आ रहे हैं तो हाइफन यूज नहीं करना, फास्टेस्ट ग्रोइंग, लोअर परफॉर्मिंग, ग्रम्पियस्ट लुकिंग, ये इनमें आपको हाइफन यूज नहीं करना। 6.1 हो गया। 6.2 तो बात सीधी सी है, अगर बाद में आ रहा है फिर तो यूज नहीं होना, ये तो बच्चों वाली बात है, पहले ही बता दी है मैंने। अगर अगर एडजेक्टिव बाद में आ रहा है, वेल नोन, 5 स्टार, 2 years ओल्ड, और इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, नाउन पहले आ चुका है, सिंगर, होटल, चाइल्ड पहले आ चुका है, मूवी पहले आ चुका है, ऐसे पहले आ चुका है, ये वही है। अगर ये एडजेक्टिव इनसे पहले आता, एडजेक्टिव इनसे पहले आता तो हाइफन यूज होता, अब एडजेक्टिव इनके बाद आ रहा है, हाइफन यूज नहीं होगा। वेल नोन, 5 स्टार, 2 years ओल्ड, 3 hours लॉन्ग, 10 pages लॉन्ग। अब देखो अगली बात जो मजेदार है, आपने जब ये लिखा था ना 2 year ओल्ड चाइल्ड, तो यर के साथ एस भी नहीं यूज किया था, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड एडजेक्टिव। जब आपने कहा द चाइल्ड इज 2 years ओल्ड, अब एक तो हाइफन भी यूज नहीं किया क्योंकि बाद में आ रही है एडजेक्टिव, और यर भी ईयर्स हो गया, तो जब किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा उसके साथ तो एक एस यूज नहीं करना। दूसरा, अगर वो कंपाउंड एडजेक्टिव है तो हाइफन यूज करना है, इस रूल को बार बार आपने सुनना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। कोटेशन मार्क्स लास्ट
है हमारा कोटेशन मार्क। सबसे पहले कोटेशन मार्क यूज करने, यूज कोटेशन मार्क्स टू सेट ऑफ कोटेड मटेरियल और सेइंग्स। पहला रूल ये है, तो ये है आ गया अली इट इज सेड। आपको ये बात याद रखनी है, ये बात मैंने पहले भी बता दी, कोमा में बता दी, कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आएगी तो कोमा बाहर होगा, रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आएगी तो कोमा या क्वेश्चन मार्क अंदर जाएगा। ठीक है, वो अंदर चला जाएगा, बाहर नहीं आएगा। तो एक बात तो ये आपको समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आ रही है, कोटेशन मार्क्स लगाए, कोटेशन मार्क लगा के अगर तो सेंटेंस था डिक्लेरेटिव, आपने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज करना है। पहले आपने क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन लगाकर फिर कोटेशन मार्क्स को बंद करना है। ये ऊपर वाली बात को पहले आप देख लें, इस वाली बात को। रिपोर्टिंग स्पीच ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने नरेशन में भी पढ़ाई हुई है ये बात। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच लिखा, कोटेशन मार्क्स लगाए, कोटेशन मार्क्स क्लोज करने हैं, उससे पहले आपने फुल स्टॉप यूज कर लेना है। वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगाया, कोटेशन मार्क्स बंद कर दिए, फिर आपने रिपोर्टिंग स्पीच लिखी। आई एम गोइंग टू लाहौर और गोइंग टू स्कूल, कोटेशन मार्क से पहले कोमा लगाया। डेक्लेरेटिव सेंटेंस में कोमा यूज होगा, अंदर यूज होगा कोटेशन मार्क्स के। ठीक है, अगली बात क्या है, टू इनक्लोज अ कोटेशन विद इन अ कोटेशन। अगर कोटेशन विद इन कोटेशन आ जाए, अली सेड, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। डिड यू हियर हर से, अब ये जो है ये पहली कोटेशन डबल वाली, अगली कोटेशन सिंगल वाली। सिंगल वाली कोटेशन को पहले बंद करना है, इसके लिए क्वेश्चन मार्क लगेगा यहां पे, फिर ये वाली कोटेशन बंद हो जाएगी, ये वाली कोटेशन बंद हो जाएगी। इस सेंटेंस को एक बार फिर से देख लें ताकि आपको समझ आ जाए। अली सेड, ये कोटेशन मार्क्स हैं जो कि बंद हो रहे हैं यहां जाके। क्योंकि ये सवाल था तो ये बंद होने से पहले पहले क्वेश्चन मार्क लग गया। अच्छा, आई एम लीविंग टूमोरो, ये कोटेशन विद इन कोटेशन है तो इसको सिंगल कोटेशन मार्क से आपने लगाना है। डिड यू हियर हर से, इसको फिर से आपने कोमा से सेपरेट किया। आई एम लीविंग टूमोरो, ये आपने कोटेशन बंद कर दी, क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी है। आगे चलने लगे हैं हम। ठीक है, आगे टाइटल ऑफ शॉर्ट वर्क्स, किसी चीज का टाइटल आपने देना है ना तो आप कोटेशन यूज करेंगे। आई लव रीडिंग, अब यहां देखो कोमा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कुछ बोल नहीं रहे, आप सिंपल हाईलाइट कर रहे हैं। क्या रीड करना पसंद करते हैं आप? द टेल टेल हार्ट। अब ये आपने किसी कोई बुक का नाम हो सकता है, जब आपने बुक का नाम भी करना है तो आपने उसको कोटेशन में कर देना है। अब वहां पे कोमा लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वाला मामला नहीं है। रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वाला मामला होता जैसे कि यहां है तो फिर हम कोमा यूज करते। यहां पे रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड वाला मामला नहीं है, इसलिए कोमा यूज नहीं करेंगे। ब्रेक डायलॉग इनटू टू पार्ट्स, अगर तो इंटरप्टेड रिपोर्टिंग स्पीच आ जाए, इसको बड़े ध्यान से देख लें आप, प्लीज ध्यान से देखें ताकि आपको समझ आ जाए। आई लाइक इट, पहली कोटेशन बंद हुई। शी सेड, कोमा से आपने सेपरेट किया, चूंकि पिछली बात कंप्लीट नहीं हुई, अगली बात पिछली बात की कंटिन्यूटी है, गौर से सुने। और फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, फर्स्ट लेटर नेक्स्ट कोटेशन का स्मॉल रहेगा। वजह, क्योंकि पिछला सेंटेंस कंप्लीट नहीं था। आई विल गो सेड अली बट ओनली इफ यू कम विद मी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर एक सेंटेंस बना रहे हैं, बीच में रिपोर्टिंग स्पीच आ गई, आप यहां पर तो कोमा यूज करेंगे, कोमा यूज करेंगे तो नेक्स्ट का फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। लेकिन अगर पिछली बात कंप्लीट हो जाए तो आपने यहां पे जैसे ही फुल स्टॉप देखा या लगा लिया या लगा हुआ देखा, नेक्स्ट का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाना चाहिए। क्योंकि अब ये दो सेंटेंसेस हो गए। आई लाइक इट, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हमें पता डेक्लेरेटिव सेंटेंस भी है, हम अंदर कोमा ही लगाएंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसको हमने साइड पे कर दिया। कैसे साइड पे किया? शी साइड के बाद फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट कोटेशन की फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। इट इज वेरी यूजफुल। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ चुकी है। लेक्चर यहां तक एंड हो चुका है, हमने सारी चीजें यहां तक कवर कर ली हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हमने कवर की हैं।
ये वाली चीजें, पंक्चुएशन पढ़ ली, कैपिटलाइजेशन, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, अपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोमा, कॉलन, सेमीकॉलन, डैश, हाइफन, कोटेशन मार्क, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस टॉपिक का अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे ग्रुप में आ जाइए, उस ग्रुप में मैं इस टॉपिक का टेस्ट शेयर करूंगा, वर्कशीट भी शेयर करूंगा। आप उससे इंशाल्लाह आपको आपकी प्रैक्टिस का भी अंदाजा हो जाएगा, आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।